आज का 5वां दिन है और हमने चैप्टर 4 ऑफ द स्टैंडर्ड तक तो कर लिया था। 5 और 6 चैप्टर जो थे वो प्रोग्राम और पोर्टफोलियो के हैं, वो हमने इसलिए छोड़ दिए थे। 7th चैप्टर डिटेल में हमने करना है, अपेंडिक्स 6 करना है और टूल्स वाला करना है। तो चैप्टर 7 से शुरू करते हैं। बातें बहुत सी वही होंगी जो मतलब आप पहले से जानते हैं, लेकिन होता ये है कि थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सप्लेन होती जाती हैं और फर्दर एलेबोरेट होती जाती हैं। वो कहता जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से पर्पस जो रिस्क मैनेजमेंट का है, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डोमेन के अंदर रहते हुए, इज टू सपोर्ट द ऑप्टिमल डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट रिजल्ट्स लीडिंग टू द रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर विच द प्रोजेक्ट वाज अंडरटेकन। नाउ ये वाली जो बात है, ये वाली जो डेफिनेशन है, ये आपने पहले नहीं पढ़ी। पीएमबीओ के किसी और पैराए में बात करी है, लेकिन वो कह रहा है कि जी प्रोजेक्ट की डोमेन को उसने फैसिलिटेट करना है कि वो खूब से खूब तर डिलीवरी दे सके, ऑप्टिमल डिलीवरी दे सके। और ये बात भी हमने पहले कभी नहीं सुनी कि रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट को फैसिलिटेट कर सके, क्योंकि आमतौर पे हम रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट को एसोसिएट ही नहीं करते प्रोजेक्ट के साथ। रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट को आमतौर पे समझा ये जाता है कि ये प्रोग्राम के साथ एसोसिएट होती है। बेशक वो बात सही है, लेकिन ये बात के बेशक कोई प्रोजेक्ट प्रोग्राम का हिस्सा ना भी हो, पर्पस तो होता है ना हर प्रोजेक्ट का, स्कोप तो हर प्रोजेक्ट का होता है। तो इसका मतलब है कि भले आपके प्रोजेक्ट के स्कोप में हो या ना हो, लेकिन जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बेनिफिट्स रियलाइज करते हैं। वो अलग बात है कि जो बेनिफिट्स आप रियलाइज कर रहे हैं प्रोजेक्ट से, वो प्रोजेक्ट की लाइफ में हो या ना हो, क्योंकि अक्सर बेनिफिट्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट के खत्म होने के बहुत बाद तक यील्ड होते रहते हैं, रियलाइज होते रहते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद उसके बेनिफिट रियलाइजेशन की जिम्मेदारी किसी और पे होती है। लेकिन जो बिग स्टोरी है वो यही है कि हर प्रोजेक्ट के कोई ना कोई बेनिफिट्स होते हैं, भले वो प्रोग्राम का हिस्सा है या नहीं है, और उन बेनिफिट्स ने अल्टीमेटली रियलाइज होने और उन्हीं के लिए ये सारा प्रोजेक्ट किया गया है। तो लाजमी बात है कि ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट बनाने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि किसी बेनिफिट रियलाइजेशन के लिए बनाया जाता है। और वो जो भी कोई आप प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट बना रहे हैं, उसने लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट यील्ड करने होते हैं, जो कि बेशक प्रोजेक्ट की लाइफ से बियॉन्ड भी जा सकते हैं। मतलब मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि प्रोजेक्ट के सारे बेनिफिट, प्रोजेक्ट का कोई बेनिफिट प्रोजेक्ट की लाइफ में यील्ड नहीं हो सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट के सारे बेनिफिट प्रोजेक्ट की लाइफ में यील्ड नहीं हो सकते। इसको इन्होंने एक और तरीके से किया हुआ है, जो 7th एडिशन में इसका जिक्र मिलता है, इधर भी 6 में भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया उन्होंने। वो ये कहते हैं, जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजन भी आ जाती है, वो है आउटपुट्स एंड आउटकम्स। एक टर्म्स की कलेक्शन है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट। एक चीज है आउटपुट और आउटकम्स, और एक है बेनिफिट्स। अब इनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन पाई जाती है। इवन पीएमआई की 7th एडिशन में भी, ये मैंने शायद पहले भी आपसे जिक्र किया था, कि कभी तो वो अपना आउटपुट्स और आउटकम्स को एक तरह से डील करता है, कभी आउटकम्स और बेनिफिट्स को एक तरह से डील करता है, जो कि गलत बात है। बट एनीवेज मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आउटपुट्स होते हैं वो होते हैं ये डिलीवरेबल्स, प्रोडक्ट सर्विस रिजल्ट्स, जिनको हम डिलीवरेबल भी कह सकते हैं। मतलब डिलीवरेबल, आउटपुट दरअसल प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट ही का एक दूसरा नाम है। ठीक है जी, प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट जो कि प्रोजेक्ट का आउटपुट है, जो प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल है। तो आउटपुट या डिलीवरेबल इज
आर दीज थिंग्स प्रोडक्ट सर्विस आर रिजल्ट। ये जब आप डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद अगर आपने उस चीज को शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स दिखाने हो कि ये चीज जो मैंने बना के दी है ये काम भी करती है, मतलब एक तो होता है ना एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक होती है कि वर्किंग हालत में चलती हुई चीज दिखानी है, उसको कहते हैं आउटकम्स। वो आउटकम्स प्रोजेक्ट में डिफाइन किए जा सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मैं बना के दे रहा हूं ये इतने अरसे तक चलेगी, गारंटी जिसे कहते हैं, वारंटी कहते हैं। तो वो जो चीज होती है वो उसके बेनिफिट्स ही होते हैं, लेकिन आप यूं कह लीजिए, अगर मैं उनको शॉर्ट टर्म लफ्जों में कहूं, ये शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म गेन्स इज अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ बेनिफिट, जबकि बेनिफिट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म आपके बेनिफिट रियलाइजेशन होती है। शॉर्ट टर्म गेन्स क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म गेन्स को या आउटकम्स को प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि आप ये जो घर हमें बना के दे के जा रहे हो, इसको फंक्शनल हालत में आप हमें देंगे, इसमें सब चीजें चलती हालत में आप हमें देंगे। जैसे घर के ऊपर तो ये चीज इतनी लागू नहीं होती, जो कोई बड़े बड़े सिस्टम्स बनाते हैं, या कोई से कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो वाले ने कहा जी कि हमने एक बनाना है, एक्सपो सेंटर बनाना है, तो वो एक्सपो सेंटर वो लोग टर्न की बनाने को कहते हैं। टर्न की का मतलब ये होता है कि एवरीथिंग चलती हालत में हो, मतलब उसके अंदर मतलब दुकानें भी आबाद हों, सब कुछ हो, आप हम जाएं और हम टेक ओवर कर लें। ठीक है, इट्स नॉट ओनली द बिल्डिंग, इट्स नॉट ओनली द डिलीवरेबल, इट इज चलता हुआ डिलीवरेबल, चलता हुआ डिलीवरेबल मतलब वर्किंग ऑर्डर में। और इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अच्छा वो आप बनाएं भी, ऑपरेट भी करें और उसके बाद ट्रांसफर करें, उसको कहते हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये सारे मॉडल्स हैं जिसमें हम उसके शॉर्ट टर्म गेन्स ले रहे हैं। लेकिन याद रहे कि ये माल जो बनाया गया है, ये एक्सपो सेंटर जो बनाया गया है, ये इसका मकसद सिर्फ 1 साल चलना नहीं था, या 6 महीने चलना नहीं था जो आपने टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कॉन्ट्रैक्टर को। You did make that a part of the contract, but after this will be handed over, this is going to yield a lot of benefits, जो कि दरअसल उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स थे, अगले 10 साल तक यील्ड होते रहेंगे। तो ये मेरा पॉइंट है कि वो जो बेनिफिट्स रियलाइज होने हैं, जिनके लिए जो मकसद में शामिल थे कि ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया जा रहा है, तो जब तक वो बेनिफिट रियलाइज होते रहेंगे, प्रोजेक्ट का जो रियलाइजेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन ये बात गलत नहीं है कि प्रोजेक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट में दी गई शराइत पूरे होने के बाद खत्म हो गया था, तो प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बेनिफिट्स चल रहे हैं। ऑल्दो प्रोजेक्ट हैंडओवर होने के बाद उसके बेनिफिट्स की जिम्मेदारी किसी और के पास चली जाएगी, ऑपरेशंस के पास चली जाएगी, या जो कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास चली जाएगी। अलबत्ता हम इस बात के जिम्मेदार होते हैं प्रोग्राम में भी और प्रोजेक्ट्स में भी कि जो बेनिफिट जिसको हम हैंडओवर कर रहे हैं प्रोडक्ट या डिलीवरेबल अपना, उसको हम ट्रांजिशन इस तरह से करते हैं कि वो उस डिलीवरेबल को, उस चीज को हैंडल कर सके और उससे जो बेनिफिट्स हैं वो अप्रोप्रिएटली उठा सके या सस्टेनेबली उठा सके। एनीवेज, ये तो एक मुख्तसर डिस्कशन हो गई। इसमें मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, आउटपुट्स और आउटकम्स का मैं जो मतलब लेता हूं, आउटपुट का मतलब लेता हूं मैं डिलीवरेबल्स या प्रोडक्ट सर्विस एंड रिजल्ट। आउटकम का मतलब मैं लेता हूं शॉर्ट टर्म गेन्स, जिसको हम छोटे बेनिफिट्स भी कह सकते हैं। और बेनिफिट रियलाइजेशन को मैं कहता हूं कि बेनिफिट रियलाइजेशन may be yielded long time after the project has been handed over, project has been completed, खत्म हो गया। इवन प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद बेनिफिट रियलाइजेशन कैन कंटिन्यू, ठीक है जी। बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा कि बेनिफिट्स रियलाइज होना शुरू शायद प्रोजेक्ट लाइफ में ही हो जाएं,
जब आप बड़े प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो यील्ड होना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं जी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, कि मतलब आपको बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं और उस डैम का एक पोर्शन जो बन के चलना भी शुरू हो गया है और उससे ना लोगों को फायदा भी होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी बाकी डैम नहीं बना, तो वो दैट काइंड ऑफ थिंग कि उसमें से कुछ बेनिफिट यील्ड होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये सारा बैकग्राउंड बताना इसलिए जरूरी था कि इसके अंदर 6 और 7 एडिशन की कंफ्यूजन शामिल है, इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट की कंफ्यूजन शामिल है। तो हमें इस बात को देखना है कि हम किस चीज की रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो अभी एक जब हमें ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है, तो कहता है कि इन एडिशन रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स टू इंश्योर दैट डिलीवरी ऑफ दीज रिजल्ट्स अकर्स विद इन द आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स। तो असल में रिस्क होता ही इसलिए है ज्यादातर कि वो कंस्ट्रेंट की वजह से, मजबूरियां, आपकी बंदिशें जो आपके ऊपर लगी हुई हैं, जिनकी वजह से आप खुल के नहीं खेल सकते, वही वजह बनती हैं आपके रिस्क की। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है, अगर अच्छी की जाए, प्रोएक्टिव की जाए, तो ये आपको आपकी हेल्प करती है ताकि आप चीजें जो रिजल्ट्स हैं वो वक्त पे डिलीवर कर सकें, या आई मीन उसकी प्रॉपर डिलीवरी हो सके एज पर दी प्लान। मगर लाजमी तौर पे जब भी हम प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ इनिशियल कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाइड होते हैं, उन हदों में रहते हुए। प्रोजेक्ट्स आर एम्ड एट क्रिएटिंग अ यूनिक प्रोडक्ट सर्विस रिजल्ट। ये बात तो मैंने अभी की। प्रोजेक्ट का जो आउटपुट होता है वो यही होता है, प्रोडक्ट सर्विस रिजल्ट। प्रोजेक्ट रिस्क जो होता है, दे आर ट्रिगर्ड बाय अनसर्टेनिटी इन सम ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो जो रिस्क है वो आपके काम में शामिल है, आपकी आपके आपकी फजा में शामिल है, आपके माहौल में शामिल है। अब आपने उसको प्रोएक्टिवली समझना है, और प्रोजेक्ट सक्सेस जो है उसको असेस और एवेलुएट किया जाता है बेस्ड अपॉन द एबिलिटी टू डिलीवर अ टेंजिबल आउटकम। अब जब मैं आउटकम कह रहा हूं तो आप बताइए मुझे कि मेरा क्या मतलब है टेंजिबल आउटकम। जी कोई जरा एक्सप्लेन करेगा इस बात को? व्हाट डू आई एम आई रेफरिंग टू? जी यासिर। सर उसके शॉर्ट टर्म जो जी सर जो उसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, जी बिल्कुल जो सही बिल्कुल है। मतलब प्रोजेक्ट शॉर्ट मयरेबल टर्म है मयरेबल और शॉर्ट टर्म बेनिफिट। एग्जैक्टली टेंजिबल भी है, वो टेंजिबल भी है। तो मैं टेंजिबल मतलब मयरेबल। हाँ, ये जी ऐसे सर। ऐसे ही समझिए कि जैसे हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है हमारा, जब हम कोई चीज जी देते सर। हैं तो हम उसका एक्सेप्ट करते हैं, ये इसमें ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। इसी तरह ये एक आउटकम है, बिल्कुल डिलीवरेबल की तरह। इसके इसकी शराइत हैं कुछ जो पूरी होनी चाहिए, जैसे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, इस तरह इसकी कुछ शराइत हैं जो पूरी होनी चाहिए। तो दैट बिकम मेक्स इट अ टेंजिबल आउटकम। बस ऐसी चीज जिसको आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया, विच इज मेजरेबल। Therefore, risks that are managed at the project level are evaluated and considered according to their potential impact on the ability to deliver a tangible outcome। ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ कि रिस्क जो प्रोजेक्ट लेवल पे देखे गए हैं, दे गो बियॉन्ड द प्रोजेक्ट, और उसकी जब फायदे आते हैं उस चीज के, शॉर्ट टर्म टेंजिबल आउटकम आते हैं, उस पे अपना असर जाहिर करते हैं। अगर मैं रिस्कों को प्रोजेक्ट की लाइफ के अंदर एड्रेस कर लूंगा तो हो सकता है वो टेंजिबल आउटकम्स के ऊपर ना, लाजमी बात है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट तो हम कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट के दौरान, तो उसके असरात जो मुरतब होने उनके ऊपर उसका असर नहीं आए। The evaluation and analysis of risk are focused at the tactical level। हम बारीक लेवल पे, निचले लेवल पे, प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए इन चीजों को काबू में करने की कोशिश कर सकते हैं। टेक्टिकल लेवल है, हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे नहीं बैठे, हम प्रोजेक्ट के अंदर बैठे हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल तो होता कि हम स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइज लेवल पे होते, प्रोग्राम या पोर्टफोलियो लेवल पे होते, and every other consideration in terms of impact on expected value or benefit creation is escalated to the portfolio or program governance level। अगर कोई चीज हमें ये लगे प्रोजेक्ट के दौरान, अक्सर चीजें ऐसे लगेंगी जो हमारी बस से बाहर है, तो
उनको फिर हमें ऊपर के लेवल को एस्केलेट करना होगा, जैसे हमने रिस्क रिस्पॉन्सिव में पढ़ा। तो मतलब चूंकि ये टेक्निकल लेवल है प्रोजेक्ट का, सारे ही रिस्क को ये शायद खुद से हैंडल करने की काबिलियत ना रखता हो, तो जो चीजें इससे ऊपर के लेवल की है उनको प्रोग्राम या पोर्टफोलियो लेवल की तरफ एस्केलेट करने की जरूरत हो सकती है। Project team needs to have visibility into the strategic objectives that led to its authorization. ये बात तो बहुत जरूरी है। हम लोग जो आंखें बंद कर लेते हैं कि जी ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे मुझे क्या पता, ये दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। ये बात ध्यान में रखिए कि हर बंदा जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो उन्हीं प्राइमरी मकासद के लिए काम कर रहा है जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। भले आप मुलाजिम हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन आप वो वर्क फोर्स हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मकासद को हकीकत में बदल रहे हैं। और अगर ये जो लोग हैं जो उसके टीम वर्कर्स हैं, इसके उनके अंदर मतलब यूं कह लीजिए कि जो टीम है उसमें टीम वर्क ही नहीं होगा, उनके अंदर कोलैबोरेशन ही नहीं होगी, उनकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, तो ये मकसद कैसे अचीव हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन चीज और बहुत गलत समझी जाती है, और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, लेकिन आम तौर पे ये बात समझी जाती है कि भाई इट इज नॉट माय बिजनेस, ये तो स्ट्रेटेजिक लेवल की बात है, मुझे क्या जरूरत है। आप यकीन कीजिए कि एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कम अज कम इस हद तक कि वो ये कह सके कि ये जो काम मुझे दिया गया है ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की अलाइनमेंट में है या नहीं है। इस हद तक मैं इसको ये नहीं कह रहा कि हर बंदा स्ट्रेटेजिस्ट बन जाए, हर बंदा स्ट्रेटेजिक मीटिंग में बैठा करे। भाई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन टू एवरीवन, दे आर रिटन डाउन। ठीक है जी, उसमें कोई वो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो जनाब सीईओ के सेफ के अंदर ही पड़ा हुआ है और कहीं नहीं मौजूद। These things are public. Strategic objectives of the organization are public. And you being an employee of this organization, how dare you say कि जी मुझे तो पता ही नहीं है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या, मेरा तो ये काम है। भाईजान आपका जो भी काम है और जिसने भी दिया है हमें नहीं पता, हमें एक बात का पता है कि आपका काम अगर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन नहीं है, भले आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। You are doing not anything which is inconsistent with the organizational objective, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। आई होप मैंने इसको ड्यू डिलीजेंस जो इसकी होनी चाहिए उस हद तक आपको पहुंचा दिया। तो मतलब कैन आई से समथिंग? जी जी बिल्कुल। आपने जो बात बोली बिल्कुल 100% सही है, लेकिन यहाँ पे वो मैस्लो वगैरह नहीं है लागू होंगी कि अगला बंदा पार्टिसिपेट ही जब करेगा व्हेन ही इज गेटिंग पेड फॉर इट। अगर उसका कोई मिलता ही कोई जिसको नहीं है, जो भी कर ले उसका आखिर में नहीं हो जाना है, सब कुछ कर देना है, तो अल्टीमेटली उसको उसके रिटर्न भी नहीं मिलने, तो कभी भी वो इनिशिएट नहीं लेगा। देखें जी बात ये है कि जो वन मैन आर्मी कंपनी होती है। ओके नहीं नहीं वन मैन आर्मी देखें वो वन मैन आदमी जो आर्मी वाला जो बंदा है वो भी अगर उसे सपोर्ट चाहिए होगी, वो जब किसी बंदे को हायर करेगा तो उसको बताएगा ना क्या करना है और क्यों करना है। ये ज्यादा जरूरी सवाल है कि क्यों करना है। क्या तो शायद हम मुलाजमीन से कहते हैं, मतलब ये एक अच्छा एग्जेक्टिव भी नहीं है जो लोगों को ये नहीं बताता कि ये क्यों किया जा रहा है। और एक अच्छा एग्जेक्टिव जो पढ़ा लिखा जो आई मीन वर्कर है उसके लिए भी ये जरूरी होता है कि उसे पता हो कि ये क्यों किया जा रहा है। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि मतलब जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आप उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने होने चाहिए। उसके साथ आप अलाइन करें कि जो मेरा जॉब रोल है, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, ये मैं इनमें इन जिम्मेदारियों को उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में कैसे मददगार हो सकता हूं। तो मैस्ट्रो का तो इसमें कोई रोल नहीं है। देखें आप यूं समझ लीजिए कि आप एक जगह पे हायर हुए हैं
और उन्होंने आपको सिर्फ एक जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी है। मुझे ये बताएं कि जब मैं उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, क्या मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की उस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जब गया था, उस वक्त तो मैं ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी स्टडी करके गया था, इसका मालिक कौन है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ये क्या है, वो क्या है। इतनी कॉमन सेंस तो हर बंदे के अंदर है कि जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जा रहा हूँ तो इन्हीं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की तकमील के लिए वो मुझे कहेंगे। भले जॉब में एग्जैक्टली ना भी लिखा हो, लेकिन यू नो जैसे कहते हैं ना, ना नजर आने वाली चीजें जो हैं वो ये हैं कि ये उसके साथ लिंक होगा। अगर एक आदमी से एक वजन नहीं उठाया जा रहा तो वो जब दूसरे को कहता है कि यार मेरी मदद करो, तो उसको ये पता होता है ना दूसरे बंदे को कि इस वजन को ही उठाना है। जब उसे वजन उठाने को कहा जाए, वो ये नहीं कह सकता कि जी आपने मुझे पैसे तो पे कर दिए हैं वजन उठाने के, लेकिन ये वजन ऐसे नहीं उठाना, मैं तो मशरिक की तरफ लेके जाऊंगा, मगरिब की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। आई होप मेरी बात आप समझे होंगे या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चलिए मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात बताता हूँ। हमारे एक दोस्त है, उनको मैं क्या कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझाने की कोशिश कर रहा था। बोलते यार हमारी कंपनी में सबको एक ही टाइप का इंक्रीमेंट मिलता है, चाहे वो जो है वो रिसेप्शन में बैठा हो, चाहे वो मैनेजर हो, और जो है हम जो बोलते हैं वो साहब ने सुनना कोई नहीं होता। तो जब सुनना नहीं होता तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद एम्प्लॉय बोलता है चल भाई सुबह से लेके शाम तक करो, 30 तारीख को पहली तारीख को सैलरी आ जाती है, खत्म बात, काम करो। ये जो तुम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें बता रहे हो ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लागू नहीं होती। और इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन सर मेरे ख्याल से आपको 80% 90% मिलेंगी हाँ, दुनिया में जो गवर्नमेंट आर्मी है। अच्छा, ये दो बातें। पहली बात हुई कि इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस क्या सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? सर वो क्या कहते हैं, मैंने उसको बड़े उस दिन मैं गुस्से में था, पता नहीं क्या मेरे मुंह से एक बड़ी अजीब गंदी सी बात निकली थी, अजीब सी। हाँ हाँ। लेकिन वो अल्लाह उसको कहने वाली बात है। अगर मैं आपको मतलब मैं उस एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इसको उस वो गलत तरीके से नहीं बता रहा। मैंने उसको हाँ। बोला यार जिस बंदे को औकात से ज्यादा पैसे मिल जाए ना, हम्म। जिसको 5 रुपए मिल जाए तो उसको 10 रुपए मिल जाए, वो बोलता है मैं तो बहुत वाह 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 काम कर रहा हूँ, मैं तेरी बात सुनूंगा ही नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब जहालत वाली बातें आ जाती हैं। नहीं, वो ठीक है जी आपकी बात। बिल्कुल। देखें, एक बात आप बिल्कुल आपने समझनी है। देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ टूल। वो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जैसे मर्जी चलाए, इसको मैं नहीं मना करता। वो प्रोजेक्ट मैनेजर के बगैर चलाए, वो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ चलाए, वो जैसे मर्जी चलाए। लेकिन क्या वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को रीच कर रहा है? क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के बंदों को पता है कि उन्होंने क्या हासिल करने निकले हैं, वो किस मकसद के लिए निकले हुए हैं, उनके इनके बड़े मकासद क्या है? मैं उस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से तो आप अलहदा नहीं हो सकते, भले कितनी ही घटिया ऑर्गेनाइजेशन। आप ये नहीं कह सकते कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ये काम कर रही है। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान आर्मी एडवांसमेंट की तरफ जाए या ना जाए, वो अपना नया इक्विपमेंट खरीदे या ना खरीदे, लेकिन जनाब उसको पता है कि उन्होंने जंग तो उन्होंने ही करनी है, बेशक वो तलवारों से लड़े या बंदूकों से लड़े। तो मुल्क को डिफेंस करना उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। कैसे करना है वो, देयर कुड बी मेनी वेज। ज्यादा एफिशिएंट होगा, कम एफिशिएंट होगा, दैट इज अनदर स्टोरी। बट जो बेसिक मकसद है वो तो अचीव करना है। तो वो बंदा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बगैर ऑर्गेनाइजेशन चला के अपने मकसद की तरफ जा रहा है, लाजमी तौर पे इनएफिशिएंट होगा, स्लो होगा, लेकिन जा तो रहा है अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब अगर आप चाहते हैं कि उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जाए, तब हम कहते हैं कि भाईजान आप जरा अगर ऐसा करें तो आपके मकासद ज्यादा आसानी से। लेकिन मेरा बुनियादी मकसद ये था, क्या हमें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का पता होता है और क्या हम उसके साथ अपने आप को अलाइन रखते हैं या नहीं। मैं ये बहस नहीं कर रहा हाउ यू डू इट, आई एम सेइंग व्हाई यू डू इट। ये इमरान समझ आई बात? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया आपकी बात। क्योंकि जो आप बात कह रहे थे ना, वो है अप्रोच का तरीका। अप्रोच फर्क भी हो सकती है। कोई कैसे करना चाहता है, कोई कैसे करता है, कर ले भाई, उसका बिजनेस है। लेकिन व्हाई व्हाई वांट टू डू इट, वो ऑब्जेक्टिव जो है उस उसके तहत उसे चलना होगा। ये जो मेरी वाली एग्जांपल है, ये ज्यादा आपको अप्लाई करेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर। हु डैम केयर कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उन्होंने लुटपुट डाली हुई है एंड उनके अपने ही कोई ऑब्जेक्टिव है। आप ये पॉलिटिशियंस को ले लें, आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ले लें,
आप यकीन करें कि वहां पे भाड़ में गए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भाड़ में गए। दे डैम केयर अबाउट इट। उनका अपना ही एक एजेंडा है, उन्होंने अपने पीरियड के लिए आना है, लूट डालनी है, और जिस तरह से हो सके, मुमकिन हो सके, और मतलब ऐसा ऐसा इवल जीनियस पैदा होता है, ऐसे ऐसे तरीके इजाद करता है हरामखोरी करने के, वो करते हैं और चले जाते हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट कि दे डिड वेल। हमारा तो बड़ा तजर्बा है जी, 40-40 साल का तजर्बा है। किस बात का तजर्बा है? चोरी करने का। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हमने आज तक देखा भी नहीं है मुड़ के कि क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम नौकरी करते हैं, हमने उसे कभी 1 टके का फायदा नहीं दिया, लेकिन अपने जाती फायदे बड़े उठाए। ये था मेरा मकसद कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, और अगर आप उनसे मिसअलाइन हो जाएं तो आप ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर रहे होते हैं। ठीक है जी। जी सर, मैं एक चीज ऐड करूंगा जस्ट वही आपकी बात को, जैसे हाँ जी। आपने एक्सप्लेन कर दिया वो इमरान भाई का जैसे क्वेश्चन था। इमरान भाई का क्वेश्चन एफिशिएंसी के बारे में, कि वो बंदा ये कह रहा है कि मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा और ना ही मैं हाँ करना चाहता हूँ, ना मैं। लेकिन अगर 10 घंटे में, लेट से मैं एक एग्जांपल है, मैं एक इनएफिशिएंट बंदा हूँ या एफिशिएंट हूँ, अगर हाँ मेरी ड्यूटी 8 घंटे है, उस दौरान मुझे जो रिपोर्ट सेंड करनी है मुझे करनी ही पड़ेंगी। हाँ एग्जाम्पल, मतलब एक मेरा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मिनिमम जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी ड्यूटी रिक्वायरमेंट है, वो तो मुझे करनी पड़ेगी, रिपोर्ट मुझे सेंड करनी पड़ेगी। अगर नहीं बिल्कुल करूंगा मुझे टर्मिनेट करेंगे, एग्जाम्पल। तो बिल्कुल है। मतलब तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो हर आदमी को सिवाय गवर्नमेंट के, जैसे आपने बोला, हम्म। किसी भी प्राइवेट फर्म में मिनिमम रिक्वायरमेंट तो मीट करनी है, क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से अलाइंड है। एग्जांपल, मुझे रिपोर्ट सेंड करनी है कि मुझे कितना, मैं एक हाँ। कोऑर्डिनेटर हूँ, 10 प्रोजेक्ट्स मेरे पास है, हम्म। मुझे हर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सेंड करनी है, ताकि मेरी गवर्नमेंट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये देखे कि हर हम्म। प्रोजेक्ट पे इस टाइम प्रोग्रेस क्या चल रही है। एग्जांपल, बिल्कुल। तो जाहिर है वो प्रोग्रेस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है कि इस प्रोजेक्ट को इस वक्त पे खत्म करना। एग्जैक्टली। अब अगर मैं इससे ज्यादा, अगर अगर मैं इससे ज्यादा, एग्जांपल में मुझे रिपोर्ट सेंड करनी थी, और मजीद उसके साथ अगर मैं कुछ रिपोर्ट में और मेहनत करके उसका, उसके मतलब प्रोग्रेस को मजीद क्लियर वे में एक्सप्लेन करूं, तो ये मेरी मजीद मतलब मेरी एफिशिएंसी है। अगर मैं एफिशिएंसी नहीं दिखाता तो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हर एम्प्लॉय को पूरी करनी ही करनी है। और बिल्कुल। अगर मैं ज्यादा एफिशिएंट हो जाता हूँ, फिर इमरान भाई वाली बात है, जो वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं नहीं करना चाहता, नहीं यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती, अगर वो हाँ मुझे रिवॉर्ड देगी, मैं ज्यादा एफिशिएंट हो जाऊंगा। हाँ। लेकिन हर एम्प्लॉय, एटलीस्ट मैं अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ चाहे मतलब बाय फोर्स बाउंड हूँ या हम्म। खुद बाउंड हूँ, तो मतलब हर एम्प्लॉय बाउंड होता है, और उसको बिल्कुल कुछ आइडिया होना चाहिए कि मेरा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। है। जी सर। वही बात मैं कर रहा हूँ कि जब हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं ना जॉब का, तो हम उस जी सर। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा खानदान फ्लोर के जाते हैं। हमें एक एक बात याद होती है, हम फिंगर टिप पे सुना रहे होते हैं कि जनाब आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी ये है, हिस्ट्री ये है, आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट किए हैं। आप ऐसे शो करते हैं कि उनसे ज्यादा आप जानते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। जब आपको नौकरी मिल जाती है, आप कहते हैं ये मेरा काम नहीं है। समझ रहे हैं ना आप बात? तो ये बात समझनी है कि जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हर एम्प्लॉय का फर्ज बनता है कि उनको जाने, और जाने, बनाने बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट करना। आप जाने, और दूसरा अपना काम जाने, और अपने काम को किस तरह से स्ट्रेटजी के साथ लाइन होना है ये जाने। देखें, ये आपका हक है कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी ड्यूटीज, आपके जो काम असाइनमेंट की गई है, वो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ है, तो आप ये इशू एस्केलेट करेंगे अपने बॉस को कि सर आपने तो ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इफेक्टिवली काम करना है, लेकिन जिस तरह मुझे काम करने को दिया गया है इस तरह से इफेक्टिव नहीं हो सकता। ये करे ना बात, तब आएगी जरूरत। और ये जब आप जाएंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इफेक्टिव नहीं है, तो आप वहां पे ये पॉइंट उठा सकते हैं, और उसकी सूरत में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इंट्रोड्यूस हो सकती है, कोई और चीज भी इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो कहने का मकसद है कि उस सिस्टम को मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के बहुत से तरीके हैं जो इस तरह से इंड्यूस होते रहेंगे, और इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। आप एजिलिटी भी ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी असूल या कोई और तरीके, क्वालिटी और ये रिस्क वगैरह की कार्रवाइयां कर सकते हैं। So this allows for effective, proactive project management and reporting of key opportunities and threats that could potentially impact the objective.
अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने ऑब्जेक्टिव की कहानी को छेड़ा ही क्यों था? वो इसलिए कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक लेवल के रिस्क थे वो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्टली इफेक्ट करते थे। इसका मतलब है कि एंटरप्राइज लेवल पे या स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी रिस्क मैनेजमेंट हमने तो प्लान की हुई थी। अभी तो हम रिस्क की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, लेकिन हमने ये पहले पढ़ा कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट भी थी। और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट वो थी जो डायरेक्टली प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को हिट कर रही थी, उनके ऊपर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स बना रही थी, प्रोजेक्ट अपना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। और वहां ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव थे जो एस्केलेशन। यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर कौन से ऑब्जेक्टिव है? यहाँ प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव। तो मतलब ये देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव्स ही हैं जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक तरफ स्ट्रेटेजिक लेवल पे और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट लेवल पे। और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव हम आपको बात कर ही चुके हैं, स्कोप, टाइम और कॉस्ट। उनके ऊपर जो थ्रेट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको आइडेंटिफाई और मैनेज करने की जरूरत है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर हियर टू टॉक। लाइफ साइकिल हमने रिस्क मैनेजमेंट का पूरा सेक्शन 4 में पढ़ा और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी अप्लाई करता है। However, there are a number of additional considerations for the corresponding processes that need to be taken into account in this context. ओके जी, अब वो चीजें हम डिस्कस करने लगे हैं जो उस लाइफ साइकिल में पूरी तरह से एड्रेस नहीं हो पाई थी। स्टार्ट फिर से करते हैं प्रोजेक्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन के हवाले से। वो कहते हैं जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। अच्छा, आपको याद होगा कि वहां हमने जो बताए थे उसके सक्सेस फैक्टर्स, उनको हमने एक्सप्लेन नहीं किया था वहां पर, सिर्फ नाम ले दिए थे। अब गालिबन वो एक्सप्लेन भी होंगे। Anyways, identification of risks at the project level is based on operational and contextual input. Operational input comes from the activities of the project itself. Among these inputs, अब हमने आपको याद होगा पहले जब बात की ना तो हमने कोई इनपुट आउटपुट की बात नहीं की थी। अच्छा, मैं साथ साथ थोड़ा सा वार्न आपको ये भी करना चाहूंगा कि प्लीज डू नॉट ट्राई टू कंपेयर इट विद पीएमबीओ। व्हाई? देखिए, ये बड़ी लोगों की गलतफहमी है कि पीएमबीओके में जो अल्फाज लिख दिए गए वो कोई शायद पत्थर पर लकीर हैं, जो कुरानी हरूफ हैं कि अब चेंज नहीं हो सकते। देखिए, दैट इज जस्ट अ गाइडलाइन विच टेल्स यू कि अगर ये चीजें इनपुट में होंगी तो इस काम को करने में आसानी होगी। दोज आर जस्ट सजेशंस। इट इज नॉट मतलब ये कोई लिख नहीं दिया गया कि यही चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो चीजें वहां लिखी हैं वो सजेस्टेड हैं और उसके अलावा भी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, आप कहेंगे यार मेरे प्रोजेक्ट में तो इस चीज की भी जरूरत है। खैर, जनरली जो इनपुट्स में चीजें आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए हो सकती हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें स्कोप स्टेटमेंट, गौर करें एक एक आइटम के ऊपर। और जरूरी नहीं है कि ये सारे आइटम इनपुट के तौर पे आपको बाकायदा पीएमबीओके में नजर आ रहे हो। स्कोप स्टेटमेंट होनी चाहिए, चलें, स्कोप स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब स्कोप स्टेटमेंट अगर ना नजर आए आपको इनपुट में तो आप क्या करेंगे? भाई बात यह है कि अगर स्कोप स्टेटमेंट नजर नहीं आ रही, स्कोप बेसलाइन तो नजर आ रही है ना। स्कोप स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ द स्कोप बेसलाइन। या फॉर दैट मैटर पीएमबीओ के 6 एडिशन में उन्होंने एक अच्छी बात ये की थी कि उन्होंने क्या किया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स इनपुट डाल दिया हर चीज के अंदर, और उनके अंदर सारा कुछ ही कवर हो जाता है। तो इस तरह से अगर उधर वो नहीं लिखा हुआ स्कोप बेसलाइन, तो अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान लिखा हुआ है तो इसका मतलब है स्कोप स्टेटमेंट में शामिल है। एनीवेज, इसी तरह प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। नाउ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है ये दरअसल कहाँ डिफाइन होती है? यहाँ पे वो जो डिस्क्राइब कर रहा है वो बहुत ज्यादा डिटेल में चला गया। गौर करें अगर तो स्कोप स्टेटमेंट जब बनती है तो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल उसी दौरान सेट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्कोप स्टेटमेंट का ताल्लुक लाइफ साइकिल के साथ है और एक हद तक हम लाइफ साइकिल को
क्या कहते हैं एक एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में लाइक सो मेनी अदर मैनेजमेंट प्लान देयर कुड बी अ सेपरेट डॉक्यूमेंट जो आपका लाइफ साइकिल हो। और वैसे अगर आप मेरे से पूछें तो जिस वक्त हम स्कोप बना रहे होते हैं, लाइफ साइकिल शक्ल उस वक्त अख्तियार करता है। तो इन अ वे वी कैन कंसिडर इट पार्ट ऑफ द स्कोप, बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको लाइफ साइकिल का अलग डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव करना चाहते हैं तो दैट विल आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्यों? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्योंकि मैंने जब रिस्क आइडेंटिफाई करने शुरू करने, देखें एक बात ध्यान में रखिए, रिस्क आइडेंटिफाई अभी यहां से नहीं हो रहे खाली। द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग। रिमेंबर व्हेन इवन द प्रोजेक्ट वाज नॉट जस्टिफाइड, अभी तक उसका बिजनेस केस भी नहीं बना था, वी हैड ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइंग रिस्क फॉर दैट प्रोजेक्ट। अभी वो प्रोजेक्ट जस्टिफाई भी नहीं था, अभी आइडिया था, उसको कहते हैं आइडिएशन। अभी आइडिया था और तब भी हम देख रहे थे इसमें क्या क्या अच्छा या बुरा हो सकता है। हमें क्लियरली पिक्चर भी नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट कैसे रोल आउट करेगा, लेकिन स्टिल वी वर सेइंग कोई बड़ा थ्रेट तो नहीं है इसको, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। हो सकता है इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की वजह ही कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी रही हो या कोई थ्रेट रहा हो जिसको खत्म करने की, ऑर्गेनाइजेशनल थ्रेट हो जिसको खत्म करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा हो। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशनल थ्रेट है कि जी पानी की कमी हो गई है मुल्क में, अब वो एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें जिसमें इस पानी को कमी को दूर करने, तो मतलब क्या हुआ कि उसके पीछे एक बड़ा रिस्क एनालिसिस तो शामिल है, एक रिस्क आइडेंटिफिकेशन तो हुई है। तो ना सिर्फ ये इसकी कॉज, इस प्रोजेक्ट की कॉज को देखा जाए, बल्कि इस प्रोजेक्ट के अपने रिस्क जो कि उस वक्त जब बिजनेस केस बन रहा था, इतनी तफसील में तो आप नहीं जा सकते, तो आपको क्या पता इस प्रोजेक्ट में होना क्या है, लेकिन फिर भी जो उस वक्त नजर आ रहा था, वो जो हम एस्टिमेट्स की टाइप बताते हैं ना, कि एक होता है अपना रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लम्प सम एस्टिमेट, फिर बजटरी एस्टिमेट, फिर डिटेल्ड एस्टिमेट। इसी तरह से जैसे जैसे मैं वक्त के साथ आगे चलता हूँ, प्रोग्रेसिवली इलैबोरेट करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी समझ उस चीज के बारे में बढ़ती जाती है। प्रोएक्टिविटी हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 100% कल हमारे साथ क्या होगा। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन तो भले उस वक्त भी हो रही थी जब बिजनेस केस बन रहा था, उस वक्त भी हो रही थी जब चार्टर बन रहा था, उस वक्त भी हो रही थी जब स्कोप स्टेटमेंट बन रही थी, और जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे और काम हो रहे थे, हम मुख्तलिफ तरीकों से रिस्क आइडेंटिफाई कर ही रहे थे। लेकिन जब हम फॉर्मल प्रोजेक्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में आते हैं तो वहां पर हम बारीकी में जाना शुरू कर देते हैं। आप अगर WBS लेवल पे पहुंच गए हैं तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का सबसे लोएस्ट लेवल है वर्क पैकेज, तो वर्क पैकेज के रिस्क होंगे, और इन वर्क पैकेज के जो रिस्क होंगे इनके लिए हम वर्क पैकेज में कंटीजेंसी रखते हैं। फिर इवन हम एक्टिविटीज को भी देखते हैं, एक्टिविटीज जो आपका एक्टिविटी लिस्ट है वो भी देखते हैं, उसके अंदर भी, एक्टिविटी के अंदर भी हम कॉन्टिजेंसीज रखते हैं। एस्टिमेट्स आपके ड्यूरेशन का है, कॉस्ट का है, रिसोर्सेज का है, तीनों के अंदर हम कॉन्टिजेंसीज रखते हैं। और इसके अलावा हम इनकी डिपेंडेंसीज और सीक्वेंस, जो कि आपको याद होगा कि डिपेंडेंसीज और सीक्वेंस स्केड्यूलिंग का काम है, डिपेंडेंसी और सीक्वेंस को जरा सा तब्दील करने से आपको अंदाजा है कि प्रोजेक्ट के साथ क्या हासिल होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस डिपेंडेंसी को चेंज किया जाए तो रिस्क कितना बढ़ जाएगा या घट जाएगा। याद कीजिए, फास्ट ट्रैकिंग करने से क्या होता है? फास्ट ट्रैकिंग करने से आपका रिस्क बढ़ता है। क्रैशिंग करने से क्या होता है? क्रैशिंग करने से आपकी कॉस्ट बढ़ती है। कॉस्ट बढ़ती है। एग्जैक्टली। तो डिपेंडेंसीज और सीक्वेंस ऑफ वर्क को गौर से देखें, लेकिन आप ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन में एज सच ये अल्फाज लिखे हुए नजर नहीं आते आपको PMBOK के अंदर। यहाँ पे चूंकि वो रिस्क की जड़ों में जा रहा है, इसलिए वो ज्यादा डिटेल में चीजें बता रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि दीज इनपुट्स आर नॉट एग्जैक्टली मैचिंग विद दोज इनपुट्स। ये अच्छा है कि हम ज्यादा बारीकी में चीजों को देख लें। फिर जनाब चेंज रिक्वेस्ट है। अच्छा, चेंज रिक्वेस्ट
आइडेंटिफिकेशन के लेवल पे क्या मैटर कर रही है, मतलब ये वो चेंज रिक्वेस्ट है जो शायद की गई है या मतलब मूव की गई है या जो अप्रूव होके आ गई। चेंज रिक्वेस्ट जब भी होगी, whenever somebody moves a change request, that is an incident where new risk should be identified। भाई चेंज रिक्वेस्ट अगर कर रहे हैं आप तो कोई गड़बड़ हुई होगी तो कर रहे हैं ना, और जो गड़बड़ हुई है तो वो मेरे सामने नहीं आनी चाहिए नए रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मुझे हर बदलते हुए हालात में अटेंटिव होना पड़ेगा। सो दिस इज इट। हिस्टोरिकल डाटा, लाजमी बात है कि हम बहुत से एस्टिमेट्स अब हिस्टोरिकल डाटा की मदद से निकालते हैं, रिस्क रजिस्टर पुराने उठाते हैं, पुरानी डॉक्यूमेंटेशन उठाते हैं, बेशक ये सब कुछ होता है। स्कोप स्टेटमेंट के हवाले से देयर आर अ नंबर ऑफ रिस्क रिलेटेड टू द स्पेसिफिकेशन एंड एग्रीड मेथड्स ऑफ डिलीवरी फॉर प्रोडक्ट सर्विस आर रिजल्ट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड बाय द प्रोजेक्ट। एक मिनट जरा मुझे ब्रेक दीजिएगा, मैं अभी अभी वापस आता हूँ, मैं इधर से शुरू करता हूँ। या आई एम सॉरी, आई एम बैक। तो हमने इनपुट्स की बात की थी, अब उन इनपुट्स को एक एक करके वो डिस्क्राइब कर रहा है। पहले वो स्कोप स्टेटमेंट की बात करता है कि जो भी कोई प्रोजेक्ट की स्कोप स्टेटमेंट बनाई गई थी उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं उनके अंदर कुछ क्या कहते हैं एग्रीड मेथड ऑफ डिलीवरी होगा, कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा। उन चीजों को अचीव करने में, उस प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट को बनाने में हमें कहाँ कहाँ दिक्कतें आने का इम्कान है। तो ये एक मेजर सोर्स है रिस्क को आइडेंटिफाई करने का स्कोप स्टेटमेंट में, क्योंकि स्कोप स्टेटमेंट को कंप्लीट करना तो हमारा मकसद है प्रोजेक्ट का, और अगर उसका हसूल नहीं हो पा रहा तो ये थ्रेट है, या अगर उसको अचीव करने में किसी चीज से हमें मदद मिल सकती है तो वो अपॉर्चुनिटी है। तो स्कोप स्टेटमेंट का तो बड़ा मेजर रोल है। उसके बाद प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, regardless of the life cycle selected, the life cycle itself introduces a number of risks। मतलब एक सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं लाइफ साइकिल ना इस्तेमाल करूंगा और सीधा सीधा प्रोजेक्ट करना शुरू कर दूं, उसके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। शायद अगर मैं लाइफ साइकिल ना बनाऊं और चीजों को इन पैरेलल और जैसे भी करना शुरू करूं तो वो शायद प्रोजेक्ट जल्दी हो सकता है, लेकिन याद रहे कि निहायत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और निहायत रिस्की हो जाएगा। हमने जो फेजेस बनाई, फेजेस बनाने से क्या फायदा अचीव कर रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म सक्सेसेस ले रहे हैं, हमने माइलस्टोन्स बना दिए, यहां तक हम ये चीज अचीव कर चुके होंगे, यहां तक, तो एक मेजरेबल मैकेनिज्म बना लिया। अगर हम ऐसा ना करते शायद काम जल्दी कर हो सकता, लेकिन बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती, कम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ सकती थी। तो हमने एक चीज कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमने क्या किया, हमने कंट्रोल गेन करने के लिए हमने क्या लूज कर दिया, स्पीड लूज कर दी। तो लाइफ साइकिल हमारी स्पीड को थोड़ा स्लो करता है, लेकिन डिसिप्लिन ज्यादा लेके आता है, काम में कंट्रोल बेटर एक्सरसाइज हो सकता है। तो लाइफ साइकिल के बेशक फायदे भी हैं और ना हो तो भी, तो डिपेंड अपॉन कि आपने क्या कौन सा लाइफ साइकिल इस्तेमाल किया है, और उस लाइफ साइकिल की वजह से आपके लाइफ साइकिल के रिस्क बढ़े हैं या घटे हैं। बट एनीवेज हर सूरत हाल में अपने अपने फायदे और नुकसान होंगे। WBS लाजिम बात है, एक्टिविटी लिस्ट वर्क पैकेज से ही निकलेंगी। तो एक्टिविटी लिस्ट है, या अगर आप फॉर दैट मैटर आप एजाइल में काम कर रहे हैं तो आपका बैकलॉग होगा, प्रोडक्ट बैकलॉग, तो वो WBS उससे मुतालिक होगा। देयर आर नंबर ऑफ रिस्क डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डीकंपोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क एंड ट्रिगर्ड बाय इट्स एग्जीक्यूशन। WBS का मतलब है कि आपने काम को तोड़ा कैसे है, मतलब प्रोजेक्ट को कामों में तोड़ा कैसे या वर्क पैकेजेस में कैसे तोड़ा है। तो ये डिकम्पोजिशन कितनी इफेक्टिवली की गई। अब बात ये है कि इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो कैसा सोचता है और कैसा डिकम्पोज करता है। तो लाजमी बात है देयर विल बी एसोसिएटेड रिस्क विद एवरी वे ऑफ डिकम्पोजिंग। एस्टिमेट्स, लाजमी बात है, मैंने आपसे कहा टाइम के, कॉस्ट के और एफर्ट या रिसोर्सेज के
एस्टिमेट्स होते हैं, और हर एस्टिमेट को जब लगाया जाता है तो अंदाजा है ना, अंदाजा है। एस्टिमेट इज नॉट समथिंग कि ऐसा ही होगा, ये एक अंदाजा है कि इतने में हो जाएगा, एजुकेटेड गेस है आपका। तो द टारगेट एक्यूरेसी ऑफ एन एस्टिमेट इज द लेवल ऑफ रिस्क टॉलरेटेड फॉर दैट एस्टिमेट। जब हम ये कहते हैं कि इतने में हो जाएगा, तो हमारा ख्याल है कि इतने में तकरीबन हो जाएगा, और फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो हमारी टॉलरेंस होती है। डिपेंडेंसीज और सीक्वेंस ऑफ वर्क में इंटरडिपेंडेंसीज जो एक्टिविटीज के दरमियान पाई जाती हैं, एंड द रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑफ वर्क आर सोर्सेज ऑफ रिस्क। स्पेशल अटेंशन इज पेड टू क्रिटिकल पाथ। अब लाजमी बात है, जब मैंने ये डिपेंडेंसी क्रिएट की, एक नया मुसीबत हमारे सर पे आके बैठ गई, वो था क्रिटिकल पाथ। मगर वो मुसीबत नहीं है, दरअसल उसकी वजह से हमें बहुत फायदा हो रहा है। अब चूंकि हमें क्रिटिकल पाथ का ख्याल रखना पड़ता है, हम इसलिए घबरा रहे हैं, लेकिन दरअसल क्रिटिकल पाथ का ही ख्याल रखने से बहुत से मसाइल जो पहले थे वो खत्म हो जाएंगे। एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज क्रिएटेड बाय द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज विद अदर प्रोजेक्ट्स। If the critical path changes during the project life cycle, the criticality of the risk related to the elements on that critical path may also be dynamic. फिर आपका प्रोक्योरमेंट प्लान आ जाता है, इसका भी रोल है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो हम कर रहे हैं, जो अपने पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट को हम आगे किसी को आउटसोर्स कर रहे हैं, उसका स्कोप, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क। तो प्रोजेक्ट स्कोप में भी एन एक्शन ऑफ रिस्क ट्रांसफर। बुनियादी तौर पे हमने प्रोजेक्ट स्कोप से पोर्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट या वर्क हम किसी को जब आउटसोर्स करते हैं, तो हम प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाते हैं, और उतना पोर्शन ऑफ वर्क किसी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ये एक मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है। बट इट में ऑल्सो ट्रिगर न्यू रिस्क। ये बात अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अगर ठेकेदार ने लेट कर दिया, ठेकेदार को रिस्क है। बेशक ये बात दुरुस्त है कि मिसाल के तौर पे मैं लाइफ इंश्योरेंस लेता हूं, ये मुझे गारंटी तो नहीं करता कि मैं मरूंगा नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पे उस लाइफ इंश्योरेंस ने मुझे कुछ ना कुछ कवरेज तो दिया। मतलब अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरे पीछे जो लोग होंगे उनको कुछ कंपनसेशन तो मिलेगी। ठीक है जी, इसके लिए हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। सिमिलरली जब मैं किसी से ठेके पे काम करवाता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा बोझ तुम उठा लो और मैं फ्री हो जाऊं। तो मैं फ्री होने की पैसे उसको दे रहा हूं, और मैं उसको दे क्यों रहा हूं, क्योंकि वो तजर्बाकार आदमी है और वो इस तरह के काम करता रहा है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता एट द एंड ऑफ द डे उससे भी काम ना हुआ, तो अल्टीमेटली तो मैं ही भुगतूंगा। उसका रिस्क तो जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम हम उसको कॉन्ट्रैक्ट में कवर करने की कोशिश करते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि अगर तुम इतने पैसे ज्यादा ले रहे हो हमसे इस काम को करने के, ये रिस्की काम है, लेकिन अगर तुम ना कर सके तो इतनी पेनल्टी भी दोगे। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस व्हेन वी आउटसोर्स अ वर्क, तो हम उसके जितने भी डैमेजेस हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द अदर पार्टी। हम उसको रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए हम ज्यादा वरीड नहीं होते। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिस्क मैनेजमेंट है, उसके अंदर आप जरूर कंसिडर करें कि अगर ये ठेकेदार ना कर पाया तो फिर हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। ठीक है जी। बेशक वो आपको कंपनसेट करेगा या जो भी कुछ करेगा, लेकिन हम फिर क्या करेंगे। फिर जनाब चेंज रिक्वेस्ट, ये जो हम फिर क्या करेंगे, दिस कुड बी एंटर्ड एज अ न्यू रिस्क। ठीक है जी। बट डू नॉट कंफ्यूज प्रोक्योरमेंट विद रिस्क। ठीक है, वो एक अलग रिस्क होगा कि अगर फलाना ठेकेदार काम ना कर सका तो क्या करना। चेंज रिक्वेस्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि चेंज रिक्वेस्ट वो जगह है जहां कुछ नया हो रहा है, कुछ बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि रिस्क भी बदल रहे होंगे। ईच टाइम अ चेंज इज इंप्लीमेंटेड विद इन अ प्रोजेक्ट, इट मे एलिमिनेट सर्टेन रिस्क बट ऑल्सो ट्रिगर न्यू वंस। तो हमें सोचना पड़ेगा। और हिस्टोरिकल डाटा बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई सिस्टेमिक रिस्क एंड ऑटोमेट देयर ट्रीटमेंट। मतलब जो अब तक डाटा इकट्ठा होता है उसकी रोशनी में हम कोई ऑटोमेटेड टूल बना दें, कोई और हिसाब किताब कर दें,
लाजमी बात है बहुत सारा डाटा है, कोई मतलब आर्काइव बना दें, कोई फॉर्म बना दें, कुछ और ऐसा ड्रामा कर दें जिससे वो रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद मिल सके। तो कॉन्टेक्चुअल रिस्क रिजल्ट फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर। अभी अगर एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर को मद्देनजर रखें तो हमें क्या क्या सोर्सेज मिलते हैं, एंड अदर स्ट्रेटेजिक और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट शेपिंग द एनवायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट सच एज। अब आप देखिए, इन रिगार्ड टू रिस्क आइडेंटिफिकेशन हम एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर से किन किन चीजों से कंसर्न है? स्टेक होल्डर एनालिसिस। क्यों? क्योंकि यही तो स्टेक होल्डर्स हैं जो रिस्क या तो कॉज कर सकते हैं या रिस्क के बारे में बता सकते हैं। हमारा सोर्स ऑफ डाटा इनपुट अबाउट कि क्या हो सकता है, यही स्टेक होल्डर है। बिजनेस केस, लाजमी बात है जब बिजनेस केस बनाया गया होगा कोई तो फिजिबिलिटी की गई होगी, किसी ने तो सोचा होगा ये हम प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं और इसमें क्या होने का इम्कान है, और हम उसे मतलब फिजिबिलिटी में बयान तो होगा ना कि अगर ऐसा हो गया तो हम क्या क्यों क्यों जंप कर रहे हैं इस किस्म के प्रोजेक्ट में। फिर प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो गवर्नेंस लेवल सक्सेस फैक्टर, हमसे ऊपर के जो एस्केलेटेड लेवल्स हैं प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो, वो हमें क्या अपनी तरफ से अहकामात दे रहे हैं, क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, क्या सक्सेस फैक्टर्स हैं हमारे, ताकि हम उनको उनकी पाबंदी कर सकें। और नेचुरली एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स देमसेल्व्स, ये वो चीजें हैं जो हमें इम्पैक्ट करती हैं फ्रॉम रिस्क आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेक होल्डर को देखें, बिजनेस केस को देखें, गवर्नेंस को देखें और एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखें। स्टेक होल्डर एनालिसिस का जहां तक ताल्लुक है, all key stakeholders can bring a number of opportunities to be exploited. However, when handled inadequately, they may introduce threats that need to be mitigated. ठीक है जी, ये हमें बिल्कुल स्टेक होल्डर हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी होता है, तो अच्छा केयरफुल स्टेक होल्डर एनालिसिस किया जाए। अभी यहाँ पे मेरे पास है नहीं स्टेक होल्डर एनालिसिस की वो तफसीली, मैंने एक बहुत ही डिटेल प्रेजेंटेशन स्टेक होल्डर एनालिसिस पे बनाई हुई है जिसमें तमाम तरीके जो अवेलेबल हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन वो मैं प्रोग्राम मैनेजमेंट जब पढ़ाता हूँ उसमें वो डिस्कस करता हूँ। खैर आपने देखा होगा किताब में एक दो तरीके दिए हुए हैं स्टेक होल्डर के चैप्टर में। बिजनेस केस often implies a factor of profitability or positive return on investment that is exposed to a certain level of uncertainty or risk. उस वक्त हम क्या देख रहे थे, हमें क्या विजिबल था? The ability to achieve and sustain benefits after project completion is part of risk identification. Risk impacting the realization of benefits can be addressed during project execution. हमारी कौन से बेनिफिट्स रियलाइज नहीं हो पाएंगे वो सोचना प्रोजेक्ट के लाइफ के दौरान है। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करके चले जाएंगे तो बेनिफिट्स यील्ड होते रहना है। आपने सिर्फ उन चीजों का रिस्क नहीं निकालना जो प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल को इफेक्ट करें, बल्कि उनका रिस्क भी निकालना है जो हमारे बेनिफिट्स को रियलाइज होने में दिक्कत करार डिफिकल्टी पेश करेंगे। प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो जो गवर्नेंस लेवल्स हैं, these factors may vary over time and change the priority level of the project within the program or portfolio. ठीक है जी, जो उसके सक्सेस फैक्टर प्रोग्राम वाले ने प्रोग्राम के हिसाब से सोचते हैं, उसने आपके प्रोजेक्ट को ऊपर नीचे कर देना है, पोर्टफोलियो उससे भी ज्यादा चीजों को आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो गवर्नेंस लेवल्स हैं वो बदल भी सकते हैं और उसके हिसाब से आपने भी एडजस्ट होना है। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स such as the strategy of the organization, its structure, dynamics of its business environment, variability of its regulatory environments are triggers of risk that directly impact the project. ये हो गया जी। फिर आप आ जाइए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस के ऊपर। Evaluation of risk at the project level is performed by taking into account the degree of impact on the project objective and probability of occurrence. वही चीज है कि आप प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, स्कोप, टाइम, कॉस्ट को कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उससे होने वाला नुकसान या फायदा क्या है। Purpose of this analysis is to evaluate whether or not the impact can be contained within the limits of the project budget, मतलब हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, and the boundary of accountability of the project manager, और ये क्या प्रोजेक्ट मैनेजर के हद में या उसकी जिम्मेदारी में
उसकी अकाउंटेबिलिटी में ये आता है। अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी में नहीं आता तो ही मस्ट एस्केलेट, जिसकी अकाउंटेबिलिटी में आता है उसको भेज दे, लेकिन अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी में आता है तो फिर उसको उसका इलाज खुद सोचना पड़ेगा। Risks that have an impact evaluated as containable within the limits of accountability of the project manager and the team are dealt with in the project risk management plan and strategy. Every risk impact that exceeds the limit of accountability is escalated. लेकिन एक तो टॉलरेंस थी ना, टॉलरेंस एक अलग चीज है कि हमने विद इन दी प्रोजेक्ट ये डिसाइड कर लिया कि इससे छोटी चीज की तो परवाही नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमने ये भी डिसाइड किया कि इससे बड़ी चीज हमारी हद से बाहर है, हमारी अकाउंटेबिलिटी से बाहर है, इसलिए इसको तो एस्केलेट कर देंगे। अब जो इन दोनों के दरमियान में मैटर पड़ा हुआ है वो हमारे रिस्क है। ठीक है, टॉलरेंस से ज्यादा है जो चीजें और जो अकाउंटेबिलिटी के अंदर आती हैं, they all are risk. These need to be analyzed qualitatively and quantitatively. When the impact of the risk is determined to be containable within the limit of the project budget and accountability of the project manager and team, it is addressed at the project level. ये बात अभी हमने जो की कि अगर तो उसके अंदर अंदर क्या आ रहा है तो we have to bear with it. If the risk impacts the ability of the organization to obtain or sustain the expected benefits, then the risk and its treatment are escalated at the appropriate governance level. अगर हमने उसको उससे निकलने वाले बेनिफिट्स को सस्टेन करना है और हमें ये लगता है कि वो चीज हमारे बस में नहीं है, हम प्रोजेक्ट लेवल की अकाउंटेबिलिटी में रह के या जो पावर्स हमारे पास है उसमें वो डिसीजन नहीं ले सकते, तो देन इट हैज टू बी एस्केलेटेड टू द अप्रोप्रिएट गवर्नेंस लेवल के ऊपर। प्रोग्राम लेवल पे अगर वो बेनिफिट कोई सपोर्ट में हमें कुछ करना है तो उसको सस्टेन करने के लिए उधर से हुक्म चाहिए, तो फिर बेनिफिट लेवल पे उसको पुश कर दिया जाए। तो रिस्क एनालिसिस हमें ये बताएगा ये किस लेवल पे इसका डिसीजन होना है। फिर आपकी रिस्पांस की स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। इन प्रिंसिपल ऑल द पोटेंशियल रिस्पांसेस लिस्टेड जो कि हम पढ़ चुके हैं कैन बी यूज्ड व्हेन रिस्पोंडिंग टू रिस्क एट द प्रोजेक्ट लेवल। वो 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव। द स्ट्रेटजीज डेवलप्ड टू डील विद रिस्क at the project level consist of activities guided by the risk management plan, budgeted accordingly and funded by the project contingency reserve. Risk responses consist of additional activities or work packages to update the project baseline or remove activities from these same baseline. हम जो रिस्पॉन्स बनाते हैं वो हमारे प्रोजेक्ट का जब वो अप्रूव हो जाती है वो हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाती है, वो हमारे वर्क पैकेज में और एक्टिविटीज में ऐड हो जाती है या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मेरा मतलब है सर्टेन चेंजेस हैव टू बी मेड इन लाइट ऑफ व्हाट द प्रोजेक्ट रिस्क रिस्पांस इज, और वो रिस्क रिस्पांस में इंडक्ट करनी पड़ती है अपने स्केड्यूल में, अपने कॉस्ट में और अपने एस्टिमेट्स में। Whenever the project is part of a program or is managed as a part of a portfolio, escalation of risk to a higher governance level is always one of the responses. तो ये जैसे हमने पहले बात की कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन ये दरवाजा खुला है कि अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी से बढ़ के कुछ है तो हम उसको अपने से ऊपर के लेवल की तरफ एस्केलेट कर देते हैं। एस्केलेशन इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस। भाई देखें मेरे बस से एक चीज बाहर है, मैं बिला वजह उसके साथ पंगेबाजियां करता रहूं, मैं फैसला तो ले नहीं सकूंगा। तो escalation increases the effectiveness or efficiency of dealing with specific risks that impact the program or portfolio or with risks that require funding in excess of the contingency reserve। मतलब जो आपको चाहिए कि मैनेजमेंट रिजर्व से पैसा चाहिए तो वो एस्केलेट होगा। मेरा ख्याल है ये बात अभी आपको क्लियर हुई होगी। कॉन्टीजेंसी रिजर्व इज इन द पावर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर टू स्पेंड, बट द मैनेजमेंट रिजर्व आपकी कुव्वत से बाहर है। इसका मतलब है कि उसके लिए पैसा चाहिए होगा तो आपको बाकायदा चेंज रिक्वेस्ट चाहिए, बाकायदा आपको उसकी कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट रिजर्व से मांगने पड़ेंगे पैसे, उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। ये आपकी घर बैठे कॉन्टीजेंसी जो अवेलेबल है उसमें नहीं शामिल। घर बैठे जो कॉन्टीजेंसी है उसमें 2 किस्म की है, एक आपकी एक्टिविटी लेवल की कॉन्टीजेंसी और एक आपकी वर्क पैकेज लेवल की है। मैनेजमेंट रिजर्व बाय नो मीन्स इज पार्ट ऑफ दिस कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कभी भी उसे कॉन्टीजेंसी रिजर्व में शामिल मत कीजिएगा। फिर जब implementing project risk responses, the implementation of risk responses within a project is performed according to the risk management plan, uses the corresponding budget from the reserves into the budget and updates the project baseline accordingly.
बात ये जी, ये जो इन्होंने नया प्रोसेस ऐड किया है इम्प्लीमेंटिंग रिस्क रिस्पॉन्सेज, ये हमेशा मशकूक रहेगा। उसकी वजह ये है कि जो रिस्क रिस्पॉन्सेज को इम्प्लीमेंट करना एक जनरल स्टेटमेंट तो जरूर है, लेकिन कौन सी वाली एक्टिविटी को कब एक्टिवेट करना है ये स्केड्यूल में कहीं नहीं लिखा हुआ। स्केड्यूल में जो लिखा हुआ है वो एक अल्टरनेटिव के तौर पे लिखा है कि स्केड्यूल तुम्हारा ये है, लेकिन अगर फलाने रिस्क के ये आसार इस हद तक पहुंच गए तो ये एक्टिविटीज भी प्री अप्रूव्ड पड़ी हुई हैं, ये कर लेना। तो मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंप्लीमेंट तो हम करेंगे, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि करेंगे भी कि नहीं करेंगे। हो सकता है उसकी जरूरत ही ना पेश आए, हो सकता है जरूरत पेश आए। तो मतलब दिस इज नॉट रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट कि जनाब ये इस टाइम के ऊपर फलानी तारीख को आपने ये रिस्पॉन्स करनी है। इस वजह से जो पुराने एडिशंस थे वो ये कहते थे कि ये एग्जीक्यूशन का फैसला ही नहीं है, ये तो फैसला ही मॉनिटरिंग का है। जब रिस्क को मॉनिटर किया जा रहा हो तब हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर कोई एक्शन लेना है कि नहीं लेना, और अगर लेना हुआ तो एग्जीक्यूशन को बता देंगे, वो ले लेगा एक्शन। मतलब वी विल अपडेट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, मॉनिटरिंग वाले रिस्क को पकड़ेंगे जहां गड़बड़ है, उसको प्लान को अमेंड करेंगे, और एग्जीक्यूशन वाले लाइक अ नॉर्मल एक्टिविटी उसको कर लेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि बाकायदा इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट रिस्क रिस्पॉन्सेज के नाम से एक प्रोसेस बना दिया, और वो जिम्मेदारियां मॉनिटरिंग की काफी सारी जो कि मॉनिटरिंग वाला करता था, मॉनिटर रिस्क वाला करता था, अब उसमें से मेजर शेयर उन्होंने दे दिया इंप्लीमेंटिंग वाले को। उसने कहा जो इसकी टीम है, जो रिस्क ओनर है, जो रिस्क एक्शन टेकर है, वो अपनी आंखें खुद खुली रखें, सारे रिस्क बता दिए गए, ओनरशिप उनके पास है। वो जो कंट्रोल को बार बार खबर देते थे सर रिस्क आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब वो लोग उसको तो इन्फॉर्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक्शन लेने के खुद जिम्मेदार है। तो रिस्क एक्शन जो क्या कहते हैं एक्शन ओनर है, वो रिस्क ओनर को बताएगा और उसके उससे अहकाम डायरेक्टली लेगा, और प्री अप्रूव्ड जो प्लान्स हैं उनको एक्टिवेट करने का जब भी हम कोई मौका आएगा, तो हम लोग जो कि एग्जीक्यूशन में बैठे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम मॉनिटरिंग को, मॉनिटर रिस्क को मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में इन्फॉर्म कर देंगे कि जनाब ये हो गया ये हो गया ये हो गया। तो इस तरह से इन्होंने इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट रिस्क रिस्पॉन्स को एक नए प्रोसेस के तौर पर इंट्रोड्यूस किया और इसे एग्जीक्यूशन में डाल दिया। और अब जो है ये और मॉनिटर रिस्क जो है ये इन यूनिसॉन काम करते हैं, और किसी हद तक लोड जो है मॉनिटर रिस्क का किसी हद तक वो कम हो गया। टुगेदर दीज एक्टिविटीज बिकम पार्ट ऑफ अ रेगुलर प्रोजेक्ट स्कोप एंड आर सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस। The implementation of a risk response plan is not initiated through a formal project change management procedure। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आप मैनेजमेंट रिजर्व से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो बेशक चेंज मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, या आप चेंज मैनेजमेंट में मांगेंगे कि मुझे मैनेजमेंट रिजर्व चाहिए, लेकिन जो चीजें आपकी कॉन्टीजेंसी में पड़ी हैं उनके लिए अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। उसका प्लान पहले से अप्रूव हुआ पड़ा है। सिर्फ बात यह है कि उन प्री कंडीशंस का ट्रिगर्स का एक्टिवेट होना काफी है, जिसके नतीजे में आप उन एक्टिविटीज के लिए फंडिंग मांगेंगे और वो आपको मिलेगी, वो आपकी कॉन्टीजेंसी में पड़ा हुआ है बस। Our risk response is part of the project management plan and does not require a formal change control process because it has already been approved as part of the risk management plan. Monitoring risks at the project level consists of checking the status, अब monitoring की बात कर रहा है वो, checking the status of the risks that have already been identified। जब आप एक रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अब मॉनिटर वाले का ये काम बन जाता है कि आते जाते वो उस स्पाई को चेक करे कि खड़ा हुआ है ड्यूटी पे कि नहीं खड़ा हुआ, और उसकी क्या हालत है, कि उसको सोया सोया तो नहीं हुआ, रिलैक्स तो नहीं हुआ। कहने का मतलब है जब एक दफा एक रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है, उस रिस्क को मुसलसल चेक करते रहना ये मॉनिटर रिस्क की जिम्मेदारी बन जाती है। वो आते जाते गुजरते हुए और किसी भी सूरत में इस रिस्क को देखता रहता है
और चेक करता रहता है उसका स्टेटस कि कहीं ये बढ़ या घट तो नहीं गया, ताकि इसकी जो अमेंडमेंट करने की जरूरत है, अगर करने की जरूरत है तो वो कर लीजिए। दूसरा, वेरीफाइंग वेदर एनी नोन रिस्क हैज नॉट अकर्ड एंड इज नॉट अबाउट टू अकर। ये देखना कि जो रिस्क हम पहचान रहे थे कि ऐसा होने का इम्कान है, हमें नजर आ रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता था, क्या वो हुआ या नहीं हुआ। ये भी स्टेटस अपडेट करेगा कि जनाब हमने सोचा था कि इस वक्त ये रिस्क हो सकता है, मतलब बारिश होने का इम्कान है जब मैं छत डाल रहा हूँ, तो छत तो नहीं हुई, सॉरी बारिश तो नहीं हुई, या बारिश हो गई, तो ये भी रिकॉर्ड में रखा जाएगा। और मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ ऑल एक्शंस इंप्लीमेंटेड टू रिस्पॉन्ड टू द डिटेक्शन एंड अकरेंस ऑफ अ रिस्क। उस रिस्क को मॉनिटर करने के लिए हमने जो जो सेंसर्स और जो ट्रिगर्स वगैरह का इंतजाम लगाया था, उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है कि हमने क्या इकदाम किए थे और उसको डिटेक्शन के लिए, और उसका क्या रिजल्ट निकला। These activities typically lead to updates of plans, registers and controlling documents। लाजमी बात है कि जब हम मॉनिटर कर रहे हैं रिस्क को और उसमें हमें कोई गड़बड़ नजर आती है, तो हम फिर इसकी प्लानिंग को अमेंड कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर चेंज रिक्वेस्ट। In addition, performance reports are regularly analyzed in order to identify any potential trends that could indicate new risks or the ineffectiveness of response strategy। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने यहाँ पे कहा है, ineffectiveness of the response strategy। देखिए, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान और उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर या उसके अंदर दी हुई जो गाइडेंस है वो अच्छी ना हुई, तो भी आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। अच्छी रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से आपका प्रोजेक्ट फॉल्ट पे हो सकता है। तो इसका मतलब है किसी भी वक्त अगर आप ये रियलाइज करें कि बाकी सारे असूल तो आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद नाकामियां हो रही हैं, तो मे बी यू नीड टू रिव्यू योर रिस्क मैनेजमेंट प्लान। और ये बात मैं कल भी कर चुका हूं कि क्यों हम रिस्क मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करते हैं। जो रिस्क रिस्पॉन्सेज इंप्लीमेंट हो जाती हैं टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ थ्रेट्स और एक्सप्लॉइट एंड एनहांस द अपॉर्चुनिटी are conducted according to their quantitative parameters of time, scope and cost and scope and specification। Qualitative assessment evaluates the effectiveness and efficiency of risk treatment for the specific risks that have occurred। जो रिस्क अक्कर हो चुके हैं उसमें हम अपनी जो भी स्ट्रेटजी थी उसका नतीजा देखते हैं कि हाउ वेल डिड वी परफॉर्म इन दिस रिस्क। ये रिस्क एक रिस्क है जो अक्कर हो गया है, और फिर हमारे पास फिगर्स थे कि हम कैसे उसको काउंटर कर रहे थे, और असल में जो हमने किया वो उसके मुताबिक हुआ या नहीं हुआ, या कोई और ही धमाका हो गया। तो ये एक बहुत जबरदस्त फीडबैक आएगी जो मेरे रिस्क मैनेजमेंट प्लान के हवाले से आएगी, या इन अदर वर्ड्स रिस्क रिस्पॉन्स प्लान के हवाले से आएगी कि हाउ वेल वी रिस्पॉन्डेड टू द रिस्क। राइट जी, यहां तक तो हो गया जी, एक पोर्शन हमारा कंप्लीट। एक क्वेश्चन पूछूं? जी जी प्लीज प्लीज। आपका लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, हाउ वेल वी रिस्पॉन्डेड टू द रिस्क प्लान रिस्क रिस्पॉन्स पे जाएगा, हाउ वेल वी प्लान्ड फॉर द रिस्क वो रिस्क मैनेजमेंट प्लान पे जाएगा, करेक्ट? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि रिस्क रिस्पॉन्स जो थी ना हमारी, उसका फेलियर रिस्क रिस्पॉन्स प्लान में को करेक्ट करने की से ठीक होगा। और अगर मेरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है या मेजर गाइडलाइंस ही गलत थी, तो टॉलरेंस लेवल्स ही गलत रखे हुए थे, तो उस तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट प्लान रिवाइज होगा। और इससे बायस का भी पता चल जाएगा, जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स बिल्कुल। तो ये सूरत हाल है। जनाब यासर, आपकी तरफ से कोई बात? क्लियर है मेरी तरफ से, ये प्रोसेस क्लियर है। ओके, डू यू नीड टू हैव अ लिटिल ब्रेक? एज यू विश, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएंगे। ले लेते हैं, आज पढ़ लेंगे इसी टाइम में।
जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी इमरान, यस सर। जी सर, आई एम हियर। अच्छा सर, इमरान आप हैं? इमरान लगता है दूर निकल गए। जी सर, आई थिंक सो नमाज वगैरह पढ़ लेंगे अच्छा चलिए थोड़ी देर इंतजार कर लेते इंशाल्लाह। सर ये जो आगे आगे सर, ऑथराइज आगे ट्रेनिंग आगे। पार्ट आगे, हैं। जी जी, ओके बाद में फिर डिस्कस करेंगे। नहीं ओके। आप पूछे आप। ये सर वैसे ही वो क्वेश्चन था, ऑथराइज ट्रेनिंग पार्टनर जो मतलब हम्म, ये इनका ट्रेनिंग प्रैक्टिशनर बनता बनना, सर उसके हाँ लिए क्या प्रोसीजर होता है? सर, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। आप उनकी उनकी एप्लीकेशन है पीएमआई की, उधर उनकी वेबसाइट पे जाएं और उसमें आप जाके सर्च करें तो आपको मिल जाएगी। मैं भी अगर कहते हैं तो ढूंढ के भेज दूंगा आपको उसका लिंक। लेकिन ये है कि वो जी सर। एप्लीकेशन फिल करें और अप्लाई करें तो आजकल बहुत जरूरी है। आपका है कोई एटीपी बना हुआ ओमान में? सर मतलब जो ऑथराइज यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं लोग। ना है कोई अथॉराइज ट्रेडिंग पार्टनर? जी जी सर, यहाँ पे हैं मतलब इंस्टीट्यूट्स वगैरह इस तरह मतलब बने हुए हैं सर। वो आरईपी तो होंगे ना, आरईपी तो होंगे। एटीपी है कोई के नहीं, जी आरईपी का। सर। आरईपी का स्टेटस खत्म सर हो गया। वो आइडिया नहीं है मुझे इन दोनों का, मैंने इतना देखा नहीं सर। अच्छा मेरे पास एक लिस्ट है मौजूद, उसमें आप देख लीजिएगा, मैं आपको वो भी भेज दूंगा। और क्या कहते हैं, अगर आप अपना स्टेब्लिश करना चाहें तो जरूर करें। मैंने इमरान को भी कहा है कि अपना अपना एक सेटअप बनाए वहां पर, तो उससे फायदा ये होगा कि वी कैन ब्रिंग इट टू पाकिस्तान आल्सो। सर इन सब में मसला पता है क्या है? यहाँ पे सऊदीया में चलती है टीवीटीसी, बहरीन में चलती है तमकीन, इसी तरह ओमान में भी कोई तमकीन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। अगर टीवीटीसी वालों ने आपको यहाँ पे कोर्स डिलीवर करते हुए पकड़ लिया ना, तो हाँ। लाखों रियल फाइन अलग है और डिपोर्टेशन अलग हुई डायरेक्ट। इंस्टीट्यूट खोलना मसला नहीं है। फिर वो हम्म कहते हैं टीवीटीसी की सर्टिफिकेशन के लिए आपका ऑफिस इतना बड़ा होना चाहिए, हम्म, कैमरा लगा हुआ होना चाहिए, इस दर का बल्दिया का टैक्स फलाना दिमागा, इतने सऊदी रखोगे, हाँ। गवर्नमेंट से बात करने के लिए सिर्फ सऊदी चाहिए आपको। तो अच्छा। ये सारी चीजें हम जो है फिलफिल कर ही नहीं पाते। तो टीवीटीसी वाला जो मसला है ना, उसके लिए सऊदी नेशनल और ये ड्रामे इतनी चक्कर है, अगला बंदा बोलता है छोड़ो यार। तो मतलब काइंड ऑफ आप फ्रीलांसर कह लें या इलीगल कह लें, लीगली हम एटीपी नहीं बन सकते किसी मिडिल ईस्ट में अंटिल अनलेस कि हम वो इतनी ह्यूज अमाउंट पे ना करें तो। और ओके। उसके लिए आपको जो है वहां का नेशनल लोकल चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे कोई लोकल कोई एग्जिस्ट करता है कोई बिजनेस किस्म का, उसके साथ आप अटैच हो जाए, उसको एटीपी बनवाएं आप। ठीक है या सर? ओके सर। सर ठीक है सर, ये तो समझ लाइव जा रहा है ये, वरना मैं बोलता बहुत लालची लोग हैं ये सारे जितने अरब हैं। ये जरा सा पैसा आता है ना फौरन फिसल जाते हैं। हाँ। खैर एनीवेज, ये आपका देखना आपका है, लेकिन ये कि अभी स्ट्रेंज बात ये है कि इनको सबसे कम रेट दिया है। सबसे अमीर लोगों को सबसे कम रेट दिया है पीएमआई ने, जो कि इट्स वेरी स्ट्रेंज। जबकि वो हक हमारा बनता था पाकिस्तान का कि हमें वो चीपेस्ट रेट मिलता, हमें महंगा रेट मिला, इनको सस्ता रेट मिला है। तो खैर एनीवेज जो भी है, अब मसला ये हो गया ना कि इन लोगों को सस्ता रेट मिला है, लेकिन ये सस्ता देंगे नहीं आगे। ठीक जी है सर। ना? मतलब ये लोग वो पैसे वो भी कमा जाएंगे, खुद खा जाएंगे, इसका बेनिफिट ट्रांसफर नहीं करेंगे। बट एनीवेज ये तो खैर इसी तरह से चलेगा। अच्छा जी। और सर वैसे अगर लेक्चर वगैरह डिलीवर करने हो तो उसके लिए तो नॉर्मली प्रोसीजर है, मतलब अगर मेरे पास पीएमपी की सर्टिफिकेशन है तो आई कैन डिलीवर लेक्चर। आप जो मर्जी लेक्चर दें, लेकिन पीएमपी प्रेप नहीं करा सकते आप। ओके सर। पीएमपी प्रेप जो है वो जो कहते हैं ट्रेडमार्क बन गया है अभी। वो सिर्फ एटीपी ही करवा सकता है। पीएमआई वालों ने अपना एक कोर्स और एक करिकुलम बना दिया हुआ है, और उनके ट्रेनर्स ही वो पढ़ा सकते हैं, और कोई नहीं पढ़ा सकता। मतलब पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा अंडरस्टूड। सकता है, लेकिन मतलब ये कि ऑफिशियली और कोई नहीं पढ़ा सकता। सर जैसे ये आमिर अली की बात कर रहे थे, वो आजकल फेसबुक पे बड़े इन है, तो वो करवा रहे हैं, मतलब ये मेरे कुछ 4-5 जूनियर्स को भी उन्होंने करवाया। मैंने इनको बताया ना, मैंने भी आमिर अली को मैसेज लिखा था कि भाईजान आप एटीपी हो, तो उसने जवाब कोई नहीं दिया। मतलब ये है कि वो नहीं करवा सकते, ऑफिशियली ही इज नॉट अलाउड। ठीक है ना? हाँ अगर ओके सर। अगर पीएमआई इनको पकड़ ले तो पीएमआई क्या कहते हैं कि पूरा हशर नशर कर दे, उसकी पीएमपी भी कैंसिल कर दे,
उसका सब कुछ बंद कर देते, ठीक है ना। वो फिर कहते हैं ना गुड अंडर स्टैंडिंग, आप हैं पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल इन गुड स्टैंडिंग, ठीक है ना। उसकी गुड स्टैंडिंग खत्म होगी तो वो तो किसी काबिल नहीं रहेगा। तो मतलब ये कि उसे खुद थोड़ी अंडरस्टूड सर। अक्ल करनी चाहिए। लोग ऐसी बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम करते रहेंगे। मैंने भी बताया कि वो असदुल्ला चौधरी भी कराची में है, वो भी नहीं चाह रहा था, उसको भी मैंने कन्विंस किया है कि भाई आप भी एटीपी बनो। एटीपी बने बगैर आप कुछ भी नहीं है, बेशक आप कितने ही आला क्यों ना ट्रेनर हो, एटीपी नहीं होंगे तो आप सेकंड ग्रेड पे आ जाएंगे, दूसरी कैटेगरी में चले अंडरस्टूड सर। जाएंगे। हाँ। लेकिन ये है कि कोई इंस्टीट्यूशन अगर ऑलरेडी एटीपी हो, जैसे कोई अगर इंस्टीट्यूट पर मस्कत या ओमान के अंदर करा रहा तो उसको हाँ आप ज्वाइन करके बेशक हाँ भले लेक्चर डिलीवर करें। ऑफ एग्जांपल सर, जैसे आपका सिस्कॉम इंस्टीट्यूट है तो उसके हाँ अंडर अगर मतलब एज अ ट्रेनर अगर कहीं भी बंदा लेक्चर डिलीवर करना चाहे तो मतलब वो कर सकता। देखिए मैं आपको ये बता दूं, मेरी कंपनी खुद से एटीपी नहीं है, अच्छा सर। मैं कनाडा की एक कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ हूँ। कौन ओके सर। कॉन्सेक्ट इनकॉर्पोरेटेड उसका नाम है, और उनके साथ मैं एसोसिएट हुआ हूँ और उनका मैं ट्रेनर हूँ। अब मेरी कंपनी के साथ अंडरस्टूड। आप एसोसिएट होके नहीं कर सकते ये काम। मैं समझ गया, वैसे मतलब एग्जांपल दे रहा था सर कि हाँ मतलब अंडर दैट मतलब आप वो कर रहे हैं बिल्कुल ट्रेनर अगर मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं या करवाएं या जो भी, जैसे मस्कत में बिल्कुल। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे आप लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं जाके। नहीं देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे आप ट्रेनिंग किसी भी टॉपिक पे कराएं, जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कराएं, वो आपको कौन रोकता है? नोबडी कैन स्टॉप यू। पीएमपी की ट्रेनिंग सर, मतलब पीएमपी पीएमपी की ट्रेनिंग में बोल रहा पीएमपी आप नहीं करा सकते। हूँ। लेकिन पीएमपी अगर सर कोई एटीपी एटीपी है, अगर मुझे कोई जैसे मस्कत के अंदर कुछ लेक्चरर हायर करते हैं वो लोग हाँ, सब ट्रेनिंग करवाने के लिए, तो बंदा उसमें नहीं कर सकता सर जाके? उसके लिए वो जो कंपनी आपको, जो एटीपी है, वो पहले तो आपको हाँ। पीएमआई से ट्रेन द ट्रेनर करवाएगा। ओके सर। वो एक हफ्ते का 3-4 दिन का कोर्स है, 5 दिन का, वो आप अटेंड करेंगे, उसके बाद आपको वो स्टेटस मिलेगा इंस्ट्रक्टर का। हाँ, उसके बैनर के अंडर आप करवा सकते हैं देन, हाँ मतलब लेकिन उसके आपको बैनर के अंडर। इंस्ट्रक्टर के लिए पीएमआई का कोर्स करना पड़ेगा जाके, अंडरस्टूड सर, वो 4-5 दिन का जो है। जी 4-5 दिन का, बिल्कुल। उसके ओके बाद फिर सर। आपको वो लाइसेंस मिलेगा कि आप अभी इंस्ट्रक्टर हैं, फिर आप वो कोर्स करवा सकते हैं उनके बैनर के नीचे, सिर्फ अपने बैनर में नहीं करा उस सकते, उनके बैनर। आई गॉट योर पॉइंट। हाँ बिल्कुल सर, उनके बैनर के नीचे उनके इंस्टीट्यूट में जाके, और अगर वो एटीपी है या वो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी हाँ पीएमआई के साथ। हाँ बिल्कुल। अंडरस्टूड। हम्म। अच्छा जी, इंटीग्रेशन के ऊपर बात करते हैं। इंटीग्रेशन का हमने पहले भी जिक्र किया था, और हमने कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंटीग्रेशन की रिस्क मैनेजमेंट के लिए। एक तो इंटीग्रेशन वो थी ना, जब पूरा प्रोजेक्ट इंटीग्रेट हुआ था, जब सारी चीजें प्लान हुई थी तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ी थी। लेकिन इंटीग्रेशन का एक दूसरा फोकल पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट बनता है। रिस्क मैनेजमेंट जैसे जैसे शेप अप हो रही होती है, उसके गिर्द सारे नॉलेज एरियाज जो हैं, दे हैव टू बी इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अकॉर्डिंगली। मतलब रिस्क का जो भी स्टेटस जा रहा है प्रोजेक्ट का, उसकी मुताबिकत में पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एडजस्ट करता है, एंड दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो पीएमबीओके में भी इसके बारे में जिक्र है। और वो जो मैंने आपको बताया था, कौन सी किताब थी, प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, मुझे उसके ऑथर का नाम भूल जाता है, खैर जो भी था, वो उसने भी जो है इस बात का जिक्र किया हुआ है, पूरा एक सेक्शन उसने डाला हुआ है इंटीग्रेशन के ऊपर। मेरे लगता ये है कि इन्होंने स्केड्यूल के अंदर डाला है ना, स्टैंडर्ड के अंदर, रिस्क के स्टैंडर्ड के अंदर डाला है, ये वो वाला पोर्शन है जो उस बंदे ने लिखा था। खैर वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन जनरली उस जमाने में तो होते थे 9 नॉलेज एरिया, तो उसने उसके हिसाब से दिखाया था कि सेंटर में रिस्क मैनेजमेंट रख दिया, और बाकी जो 8 एरियाज थे वो कैसे उससे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनको इंटीग्रेट करना है रिस्क की वजह से। और अब तो 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से एन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेस इन प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट अदर नॉलेज एरियाज इज प्रोवाइडेड नेक्स्ट। अब जरा देखिएगा, we understand there are a number of general risk management practices that can be applied across the project life cycle. The following section summarizes these practices in general ways as they relate to the process groups and knowledge areas. ये तो आपको पता है, ये चार्ट आपने पहले देखा हुआ है प्रोसेस ग्रुप्स और नॉलेज एरियाज का 6th एडिशन के हिसाब से।
क्यों जी? ये आप दोनों ने मेरे से पढ़ा हुआ है और आपको पता है, तो कोई अगर क्वेश्चन हो इसके बारे में तो मुझे बताइए। डू यू फुली अंडरस्टैंड दिस चार्ट? कोई बात जो समझ ना आती हो? नहीं सर, समझ में आती है। ये जनाब की है। क्लियर है सर ये चीज अगर आपको क्लियर है तो फिर आपको बातें समझ आएंगी। इनिशिएटिंग प्रोसेसेस के अंदर क्या हो रहा है? दे आर परफॉर्म टू डिफाइन अ न्यू प्रोजेक्ट और अ न्यू फेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बाय ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट और फेज। एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट वर्क इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द हाई लेवल रिस्क। मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि इनिशिएशन के वक्त जब चार्टर बनता है और ये जब वो इनिशियल काम सारे हो रहे होते हैं, उस वक्त पे उस वक्त के हिसाब से हाई लेवल के रिस्क तब भी होते हैं। एंड इवन मैंने तो ये भी कहा था कि जब आपका बिजनेस केस बन रहा होता है, इवन बिफोर द प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड, मतलब अभी उसकी फिजिबिलिटी हो रही होती है, इवन इन बिजनेस केसेस केस वी ऑल्सो डिफाइन सम हाई लेवल रिस्क। और बल्कि मैं यूं कहूंगा कि वो बिजनेस केस की वायबिलिटी ही इस बात से बनती है कि रिस्क कितने ज्यादा हैं। अगर ज्यादा रिस्की केस होगा तो फिर शायद हम उसकी तरफ जाए ना, हम उसे अप्रूव ही ना करें। तो रिस्क जो है वो हर जगह पे मैटर कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर देखा जाए तो इनिशिएशन वाज द फर्स्ट प्लेस, और उस वक्त भी रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे थे, लेकिन वो थे हाई लेवल के रिस्क। ऑल्दो यू अंडरस्टैंड कि अभी तक तो प्लानिंग भी शुरू नहीं हुई थी, तो वो जो क्लासिकली वो कहता है आइडेंटिफाई रिस्क, वो काम तो प्लानिंग में होना है, लेकिन इनिशिएशन के अंदर भी हाई लेवल रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं। और ये एक तरह से देखा जाए तो ऑल ऑफ दिस प्रोसेस, इनिशिएशन, सॉरी वो क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई रिस्क, और अपना क्या कहते हैं उसको, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब कार्रवाई चल रही होती है, दैट माइट इम्पैक्ट द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द बिजनेस केस। तो बिजनेस केस में जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे उनकी रियलाइजेशन पे फर्क डाल रहा होगा। इट इज एसेंशियल टू एड्रेस दीज रिस्क प्रायर टू ऑथराइजिंग द प्रोजेक्ट और फेज। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट या फेज शुरू करने से पहले उसके रिस्क के स्टेटस को चेक कर लें, और उसका चार्टर देने से पहले जो स्पॉन्सर है वो हाई लेवल रिस्क को रिव्यू कर चुका हो। और प्रोजेक्ट इनिशिएशन के दौरान द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट लाइफ साइकिल, सही कौन सी लाइफ साइकिल यहाँ इस्तेमाल करनी है, इज वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन सपोर्टेड बाय द रिस्क मैनेजमेंट। अब ये फैसला भी इस बात पर डिपेंडेंट है कि कौन सी लाइफ साइकिल इस्तेमाल की जाए। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया जाए कि कौन सी प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल इस्तेमाल की जाए। Each of the known project life cycles has an impact on all areas of project management by helping to enhance and exploit opportunities or introducing a number of threats. जो भी कोई लाइफ साइकिल आप इस्तेमाल करेंगे उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तमाम नॉलेज एरियाज में कोई ना कोई इम्पैक्ट जाएगा, और लाजमी बात है कि वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एड्रेस करेगा। Another important aspect of risk management during project initiation is the understanding of risk related to key stakeholders, their interests, political conflicts among them, and with the project. जहां कहीं भी आपने कोई डाटा स्टेक होल्डर से उठाना होता है, उसके अंदर वो भला रिक्वायरमेंट्स का डाटा हो, वो रिस्क का डाटा हो, वो एक्टिविटीज का डाटा हो, कोई भी डाटा, और बार बार हमें स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो याद रहे कि स्टेक होल्डर एक माइंडसेट नहीं रखता। सारे स्टेक होल्डर को एक आदमी थोड़ी है, स्टेक होल्डर तो वेरीड कम्युनिटीज हैं, बहुत से लोग हैं इसमें, कस्टमर भी हैं इसमें, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, और और लोग भी हैं, गवर्नमेंट और इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज जगहों से आते हैं। तो अब ये जो सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट और जो इनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस हैं वो वेरिंग है। ये जैसे हम पहले भी कहते आए हैं कि ये बड़ा अपहिल टास्क है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि इन तमाम में कंसेंसस लेके आना। लेकिन एट द सेम टाइम कंसेंसस तो बाद में लाएगा, पहले तो इन सब की जरूरियात को समझना प्रोजेक्ट मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो इन सब की जरूरियात को जो समझना है उसके लिए ही हैज टू बी उन सब से बात करेगा, उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, उनके साथ एम्पैथी करेगा, और अल्टीमेटली वो जब उनकी बात समझ लेगा, एनालाइज कर लेगा, उसके बाद वो कोई रास्ता निकालेगा और फिर इन्हीं के साथ शेयर करेगा कि जनाब
आप सबकी राय को इस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, आप लोग इसके ऊपर एग्री करते हैं कि नहीं करते, ये भी स्टेक होल्डर ही के सामने रखना है और उनसे ही कंसेंसस गेन करवाना है। एक अच्छे लीडर की ये निशानी है कि वो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, कंसेंसस गेन करने में और निगोशिएशन का आर्ट बहुत आला रखता है। और जब आप स्टेक होल्डर से डील कर रहे हैं तो ये चीजें आपके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ होनी चाहिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब कंफ्लिक्ट रेज होता है और वो उस कंफ्लिक्ट से भागते हैं। आपने कोशिश ये करनी है, वो जो एक हम बात कहते होते हैं एग्री टू डिसएग्री, हो सकता है बहुत से लोग बहुत से लोगों की बातों से इत्तेफाक ना करते हों और एग्री ना करते हों, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम आप ये तो लोगों को मनाएं और समझाएं कि जिन लोगों की ज्यादा राय है उसका एहतराम करें, ठीक है जी। और वो जो क्या कहते हैं बैड फीलिंग्स हैं और बुरे अल्फाज हैं वो इस्तेमाल ना करें। फॉर द टाइम बीइंग वो कहेंगे जी ठीक है, चूंकि आपकी राय भी हमने सुन ली, इनकी भी सुन ली, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी में ये लोग हैं और इनकी राय के ये फायदे नुकसान है और ये आपने दिखाने हैं, ये नहीं कि सिर्फ चूंकि इनकी राय है तो इसलिए ये विन कर गए, बल्कि उनके बेनिफिट्स भी उनको दिखाने हैं और उन्हें बताने हैं कि जी फॉर द टाइम बीइंग आपकी बात नहीं एग्री हो पाई, लेकिन आपको इसके साथ एग्री करना पड़ेगा, एग्री टू डिसएग्री अमॉन्ग देम एंड विद द प्रोजेक्ट। और इस तरह फिर एक इत्तेफाक के माहौल में हम आगे चल सकेंगे। अगर झगड़ा लेके चले तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी कामयाब नहीं होगा, वही होगा जो इस मुल्क के साथ हो रहा है। प्लानिंग प्रोसेस एस्टैब्लिश द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, रिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफाइन द कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू अटेन द ऑब्जेक्टिव दैट द प्रोजेक्ट वाज अंडरटेकन टू अचीव। अब हम प्लानिंग में आ गए और लाजमी बात है प्लानिंग की कहानी जो स्टार्ट होती है वो आपके स्कोप के एस्टेब्लिशमेंट से होती है, या स्कोप की रिक्वायरमेंट्स पहले आप इकट्ठी करते हैं फिर उसे स्कोप बनाते हैं। तो कहने का मकसद है कि प्लानिंग के अंदर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिफाइन करते हैं, अपने कोर्स ऑफ एक्शन को डिफाइन करते हैं, मतलब स्कोप बन रहा होता है, स्कोप स्टेटमेंट डेवलप हो रही होती है, और ये क्यों? टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये जनाब कार्रवाई हमने यहाँ पे सबसे पहले करनी है और इसके बाद ही और कुछ हो सकेगा। बाकी नॉलेज एरिया एक्टिविटीज डिफाइन होंगी, कॉस्ट निकलेगी, फिर जनाब रिसोर्सेज निकलेंगे और बहुत से एसोसिएटेड नॉलेज एरियाज का काम होगा, जिसमें से एक एसोसिएटेड नॉलेज एरिया रिस्क भी है, लेकिन रिस्क की इंपॉर्टेंस अपनी ही जगह पे बहुत ज्यादा है। सिलेक्शन ऑफ द ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच इज वन ऑफ द की प्लानिंग डिसीजन, क्योंकि ये वो प्लानिंग डिसीजन है विच इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस ऑल अदर नॉलेज एरियाज येट अगेन। It involves the analysis of the risks that could potentially impact the effectiveness of the risk management process. तो रिस्क मैनेजमेंट की जो कोई भी प्लानिंग होगी, रिस्पॉन्स बनेगी या जो भी कुछ होगा, दैट हैज टू बी मेड अंडरस्टूड टू ऑल अदर नॉलेज एरियाज। दिस हैज टू बी इंडक्टेड इनटू द स्केड्यूल, योर कॉस्ट, ऑल काइंड्स ऑफ एस्टिमेट, रिसोर्सेज वगैरह वगैरह, ये सब चीजें उधर इंडक्ट होंगी। इंटीग्रेशन में प्रॉपर इंटीग्रेशन होगी और बाकी भी नॉलेज एरियाज को रिस्क के हवाले से अगर अपनी प्लानिंग में कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो उनको करनी पड़ेगी। द की एरियाज ऑफ प्लानिंग दैट आल्सो इंक्लूड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, क्या चीजें हैं जी? इंटेग्रिटी ऑफ द प्लानिंग प्रोसेसेस एंड द रिजल्टिंग प्लान। इंटेग्रिटी ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस का मतलब है कि आपका जो भी प्लानिंग प्रोसेस है वो मजबूत है, उसको करंट रखा गया है, क्या वो वैलिड है? सिलेक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अप्रोचेस इन द ऑल नॉलेज एरियाज रेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट एंड एस्टिमेशन एक्टिविटीज। आप ये गौर कीजिए कि ये सब चीजें इंपैक्ट होंगी रिस्क की वजह से। जब हम रिस्क इंटीग्रेट करेंगे तो प्लानिंग में इन तमाम जगहों के ऊपर उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें रिस्क अपडेट करने पड़ेंगे, रिस्क का इफेक्ट अपडेट करना पड़ेगा। फिर जब हम मैनेजमेंट अप्रोच, हो सकता है वो भी फर्क पड़ जाए इसकी वजह से, रिस्क की वजह से, और आपकी एस्टिमेशन पे फर्क पड़ेगा। It is typical that processes in this process group lead to the identification of a high number of risks because these processes include analytical work necessary for planning. प्लानिंग के काम कर रहे हैं, प्लानिंग के अंदर क्योंकि इबहाम वैसे ही ज्यादा है, तो यहाँ पर वैसे भी जब आप प्रोएक्टिविटी इस्तेमाल करेंगे तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि बहुत ज्यादा रिस्क आइडेंटिफाई होगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ज्यादा रिस्क आइडेंटिफाई होने का इम्कान है।
It is important to ensure that risk identification becomes a natural part of every process in this process group. ये बड़ा important point है. When you are identifying risk, this is not only a separate process of risk management. Everything you do, आप schedule बना रहे हैं, आप cost estimate कर रहे हैं, आप quality का काम करें, whatever are you planning, you must consider identifying risks in each and every of the knowledge areas. हर knowledge area, हर process में उसके risk identify करने हैं. मतलब risk is not an isolated process. Risk management or risk identification will happen all the time everywhere. ठीक है जी. तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है. इसी तरीके के साथ एग्जीक्यूशन के अंदर executing processes are performed to complete the work defined in the project management plan to satisfy the project requirements and achieve the objective of the project. अब एग्जीक्यूशन तो आपको पता ही है. एग्जीक्यूशन इस बात का नाम है कि जो प्लान किया है उस पर अमल पैरा होना है. एग्जीक्यूशन इज नॉट डिफिकल्ट, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्जीक्यूशन इज एन ऑटोमेटिक जॉब. जो लिखा है वो करते जाओ बस. एग्जीक्यूशन को खुद से किसी किस्म के कोई फैसले लेने की कतन कोई इजाजत नहीं होती. एग्जीक्यूशन अलबत्ता अगर कहीं कुछ हो नहीं सकता उसकी चेंज रिक्वेस्ट डाल सकता है, लेकिन इसको कतन कोई इजाजत नहीं है कि खुद से कोई तब्दीली कर सके. चेंज रिक्वेस्ट करेगा, वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का फैसला है कि इसकी चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव होती है नहीं होती है. अगर होती है तो प्लान अमेंड होगा और वो नया बदला हुआ प्लान एग्जीक्यूशन को दे दिया जाएगा कि अब के बाद इसके मुताबिक काम करो. तो इसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन के पास सवाए प्लान को फॉलो करने के कोई और तरीका नहीं है. ये खुद से कुछ तब्दील नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट जरूर कर सकता है. तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस आर परफॉर्म टू कंप्लीट द वर्क डिफाइंड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान टू सैटिस्फाई द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट. Successful risk management depends on the flow of knowledge within the project and organization involved in its execution. Risk management practices are most effective when supported by a culture that embraces proactive behavior, open communication, organizational learning and continuous improvement. अब आ जाते हैं माहौलियात की तरफ. एग्जीक्यूशन का माहौल अगर ऐसा होगा या फर्दर ऑर्गेनाइजेशन का माहौल अगर ऐसा होगा कि जहां पे लोग रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत को समझते हैं, जहां पर चीजें दूसरों से छुपाई नहीं जाती, जहां लोग दूरअंदेशी का सबूत देते हैं, जहां ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली ग्रूम होती रहती है और लर्न करती रहती है अपनी गलतियों से, जहां पर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का माहौल है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इज नेचुरल टू रिस्क मैनेजमेंट. और मैं अगर आपको ये बताऊं तो मेरे हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन को, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अंदर ये तमाम खसूसियात पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए. और ये कोई ऐसा अपहिल और इम्पॉसिबल टास्क नहीं है. हर ऑर्गेनाइजेशन इतनी डायनेमिक हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है. एक मतलब सच बोलने का माहौल, ओपन कम्युनिकेशन, प्रोएक्टिव, ये कौन सी चीज इनमें से ऐसी है जो हमें रोक रही है कि ऐसा ना करो. आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसे मैं कहता हूँ इफेक्टिव, एफिशिएंट और वो मतलब जो हाई लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस है, आप उनको जो बात कर रहे थे ना इमरान आप उस वक्त, तो ये आपकी चॉइस है. अगर आप बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन बनने का इम्कान, अगर आप मेच्योरिटी लाना चाहते हैं, अगर आप कॉम्पिटेंस बढ़ाना चाहते हैं अपनी, तो यू हैव टू गो दैट वे. और ये समझना पड़ेगा आज की तमाम टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को. दिस मीन्स दैट इंटीग्रेशन विद टीम बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, ये आपकी कॉम्पिटेंस के लेवल की बात आ गई. टीम बिल्डिंग, मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, अगेन सॉफ्ट स्किल. स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे एंगेजमेंट रखी जाए, क्या तरीके होंगे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखने के, और कम्युनिकेशन प्रोसेस, फिर सॉफ्ट स्किल. मेरा मतलब है जितना आजकल हार्ड स्किल है उससे ज्यादा तो आजकल सॉफ्ट स्किल इस्तेमाल हो रहा है. कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर, फिर आपकी जनाब वैसे अपनी ओपन कम्युनिकेशन वगैरह, तो हर चीज, रिस्क को ले लें, क्वालिटी को ले लें, किसी चीज को ले लें, दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. फिर जनाब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आ जाए तो ये तो आपको पता ही है कि दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच ट्रैक, रिव्यू एंड रेगुलेट द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, identify the areas in which changes to the plan are required, and initiate the corresponding changes. Risk management supports efforts to ensure integrity and reliability of reporting. On the other hand,
रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों आ जाते हैं, रिस्क मॉनिटरिंग प्रोसेस, यूज द परफॉर्मेंस डेटा एंड इंफॉर्मेशन एज अ की इनपुट दैट हेल्प आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड मॉनिटर रिस्क। तो हमें यहाँ पर डाटा की जरूरत होती है। डाटा कहाँ से आता है? जी जनाब, हेल्प मी आउट, डाटा कहाँ से आते हैं? जी आपसे पूछ रहा हूँ। ये वर्क परफॉर्मेंस डाटा होता है एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर जो पहला प्रोसेस है सर, उधर से वर्क परफॉर्मेंस डाटा आता है। बिल्कुल सही है। डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क से जो डाटा आता है वही इंटरपोलेट होकर तो वो ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो इसकी वजह से हमें ये चीजें करने में आसानी पैदा होती है। क्लोजिंग प्रोसेस के अंदर, क्लोजिंग प्रोसेस आखिर में हो रही होती है फॉर्मली प्रोजेक्ट या फेज को या कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने के लिए। व्हेन रिस्क मैनेजमेंट इज कंसर्न, part of the closing practices involves securing knowledge that may be helpful in future project phases, projects or other activities of the organization। मतलब लेसन लर्न जो इकट्ठा करने का काम है वो रिस्क के लिए बहुत जबरदस्त है, रिस्क के बहुत काम आता है आइंदा। उसके बाद the remaining known risk that could impact the realization of benefits are handed over prior to the project closure। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अब हम छोड़ के जा रहे हैं, प्रोजेक्ट क्लोज करके जा रहे हैं, जो अभी भी रिस्क ओपन है, ये वो होंगे जो बेनिफिट्स को रियलाइज होने में हर्डल डालेंगे। इसलिए जब हम ये प्रोजेक्ट खत्म करके हैंडओवर करके ट्रांजिशन करके जाएं तो अगला जो हमसे टेक ओवर कर रहा है उसको हम ये रिस्क हैंडओवर करके जाएंगे ताकि वो रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स कंटिन्यू कर सके। राइट जी, पांचवा अपेंडिक्स, पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल्स। क्यों जी, अभी कंटिन्यू करना है या इसको हम एक अलग लेक्चर में कर लें? जी जनाब। सर इमरान भाई जैसे सजेस्ट करते हैं। मेरा ख्याल है कि मतलब मटेरियल हम दो मेजर टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, तो कल के ऊपर से कर देते और इसको फिर नए टॉपिक से शुरू करेंगे। पांचवा अपेंडिक्स है, छठा अपेंडिक्स है और फिर उसके बाद टूल्स है, इंशाल्लाह वो हम कर लेंगे। तो कल पे डाल देते हैं सर। ओके सर, इंशाल्लाह। चले। और इमरान ठीक है? जी इमरान भाई। हम बंद कर देंगे तो इमरान भाई आएंगे और वो कह के ये लोग कहाँ चले गए। सर कल से अभी हमारा सर बाकी कितना रह गया सर, कोर्स कितने दिन का बाकी है? यार दो ये है, फिर मैं चला जाऊंगा वापस पीएमबीओके के ऊपर और रिस्क की किताब के ऊपर, वो जो उसकी है रीटा वल्केई की। तो हम काफी जगहों से इसको कवर करेंगे और टूल्स को भी तो पकड़ना है ना हमने अभी। हाँ बिल्कुल सर, रूट टूल्स अभी कवर करने हैं ना सर। अपेंडिक्स ये कंट्रोल्स के बाद हमने हाँ टूल्स कवर करने हैं आई थिंक नहीं, सो। टूल्स को उसके अलावा भी कवर करना है ना, जो हमने किताबों में दिए हुए वो टूल भी देखने हैं। ओके सर, ये जो टूल्स लिखे हैं सर, इसके अलावा जो दूसरे टूल्स हैं? नहीं, मेरा मतलब है ये तो टूल्स के नाम लिखे होंगे ना यहाँ पर, उन टूल्स को देखना हाँ भी जी तो है, सर, ओके ओके। उनको खोल के भी तो देखना हाँ है। जी, ठीक है, तो कि वो देख। कैसे यूज होते हैं क्या। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अंडर सर रीटा की बुक आई थिंक सो जो आपने फोल्डर शेयर किया उसमें नहीं है ना? यार रीटा की किताब अवेलेबल नहीं है उसमें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। तो सर वो किधर से मतलब मिल जाएगी वैसे, गुड बुक शॉप वगैरह इधर उधर से? मुझे नहीं पता, अगर आपको मिल जाए तो जरूर मुझे भी दे दीजिएगा। सर उसका नाम यही होगा, रिस्क मैनेजमेंट बाय रीटा मुल्काई और समथिंग, फर्स्ट एडिशन। एक मिनट, हाँ बिल्कुल ऐसे ही कुछ नाम है उसका, मैं देखता हूँ। वैसे आपके पास स्लाइड्स कुछ बनी होंगी सर उसकी, मतलब फिर हम यहाँ से कवर कर लेंगे वो इधर से कर अगर नहीं बुक मिला अवेलेबल। हाँ इधर से कर लेंगे, किताब मेरी भी है। स्लाइड्स होंगी ना सर? हाँ मतलब वो चीजें होता है तो कवर्ड है, लेकिन ये कि अगर वो किताब हो तो अच्छा हो जाता है, लेकिन ना भी हो तो
चीजें तो हमारे पास आ रही है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो इमरान को मैं तो सर मतलब उसका डाटा, इस स्लाइड्स का डाटा जो अगर आप रीटा मुल्कई का मतलब कवर करेंगे तो उसका डाटा हमें किस फॉर्म में अवेलेबल होगा? आपके फोल्डर में क्या अवेलेबल होगा, या हाउ इट विल बी अवेलेबल, मतलब लेटर ऑन अगर हम देखना चाहेंगे उसको, या किसका? सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स के अंदर ही? अगर रीटा मुल्कई की जो बुक आप कवर रीटा करेंगे। मलके की किताब एज सच नहीं मौजूद, मगर ये है कि हाँ उसमें हाँ, से कुछ चीजें शायद मैंने निकाल के अपनी स्लाइडों में डाली होंगी, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कोई इस अंडरस्टूड सर। तरह की, लेकिन एज सच वो किताब, अंडर हाँ। अवेलेबल नहीं होगी सर इस वक्त बाकी अभी सर, वो फर्स्ट एडिशन कहाँ हो रहा है अभी? आप ढूंढ कितना सर? लें, अगर मिल जाती है बहुत अच्छी बात है। मतलब उससे बहुत अच्छा लिखा हुआ ट्राई है। करता हूँ सर। हाँ। इमरान भाई नहीं अवेलेबल सर? नहीं, मैसेज लिख रहा हूँ उसे। वो मेरा ख्याल है कोई कहीं इधर उधर निकल गए। ये मैंने मे बी। मैसेज तो सर ये हमारा फिर यही है कि अपेंडिक्स रह गए हैं, टूल्स चले दूसरी बुक से जो डिस्कस करने हैं, थोड़ा पीएम बॉक को डिस्कस, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 लेक्चर्स अभी रहते हैं ना सर? हाँ, हम देखें, बात ये कि मैंने थोड़े ज्यादा लेक्चर बताए थे, लेकिन ये है कि हम तकरीबन 10 लेक्चर तो पूरे करेंगे ही करेंगे। जी सर, ठीक है ना, कम से कम 10 लेक्चर इंशाल्लाह। करेंगे। तो अभी कितने हो गए? आज 5 हो गए हैं। सर आज 5th था हमारा। 5 था। हाँ, तो 5 एक और लग जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ना, तो हमारे पास मटेरियल है, वी हैव एम्पल मटेरियल। एक मिनट मुझे जरा, ये इमरान वापस आए कि नहीं आए? इमरान ने कहा कि आज मौजे मारने। RMP, ओके जी। एक तो ये है 6 एडिशन से जो, ओके, मैं एक और प्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूँ, इसके बाद हम इसको एक नजर मारेंगे। और इसमें पीएमबीओके का रिव्यू है, और जो 3rd एडिशन था रिस्क मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड का, उसका रिव्यू है। जी सर। अभी आपके सामने, और उसकी भी काफी सारी स्लाइडें, ऑल दो हमें हर चीज एक्सप्लेन तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके सामने से सारी चीजें गुजर जाएं। ओके सर। ओके, आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, सर अभी नहीं आई। ओके, ओके, यहाँ पे देखिएगा। अभी जस्ट अभी लोड हो। इसके अंदर ना मैं थोड़ा और तरीके से चला हूँ। इसमें एक लेक्चर, वैसे तो ये लेक्चर इस तरह से बने हुए हैं, लेकिन हम नेचुरली उसे कम वक्त में कर लेंगे। एक में मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ, इश्यू क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, चेंज, अनसर्टेनिटी, रिस्क, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, हैजर्ड, डिजास्टर, क्राइसिस वगैरह, ये कंफ्यूजिंग टर्म्स जो है। जी दूसरे सर। में मैं चेंज मैनेजमेंट की बात करता हूँ। लोग अक्सर चेंज मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को आपस में कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। अंडरस्टूड सर। फिर ये आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन टू रिस्क और वो तमाम चीजें। अब ये जो लेक्चर्स बने हुए हैं, इनके अंदर रिस्क मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड भी शामिल है और पीएमबीओ के भी शामिल है। तो दोनों आपस में रिलेट कैसे हो रहे हैं वो उसके साथ बारे में पता साथ चले। साथ 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 बीच में डाला हुआ है। मैं एक मिनट आपको दिखाता भी हूँ। ये तो चेंज वाला है, हाँ। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पीएमबीओ के, जी सर। यहां से शुरू हो जाता है आपका अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, प्राइमरी फंक्शन ऑफ पीएमओ। ये अनसर्टेनिटी और रिस्क आ गया। जी सर। मतलब ये रिस्क को इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि रिस्क की मुख्तलिफ जगहों पे क्या डेफिनेशन है।
ये आपका रिस्क का स्टैंडर्ड है, ये जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। जी सर। हाँ, ये बीच में कुछ मिक्स हुई है चीजें। ये लाइफ साइकिल आ गई, ये रिस्क इन पोर्टफोलियो, रिस्क इन पोर्टफोलियो। ये आपका 419 तक आई थिंक सो यही जाएगा आपका जो स्टैंडर्ड है। 419 419 स्लाइड तक, मतलब अभी आपकी स्लाइड जो ओपन है 309 है ना सर? नहीं 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 नहीं, बीच में चीजें आ जाती हैं और चीजें आ जाती हैं। मैं अच्छा अभी आपको दिखाता हूँ। मेरा ख्याल है कि इसमें मैंने कुछ फर्क डाला था। ये चीज हम पढ़ रहे थे ना, रिस्क 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 रिस्क। चैप्टर नंबर 7 जी सर। हाँ, ये तो वही चीजें चल रही हैं, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी सर, 419 तक आपकी वही बुक कवर हो रही है ना सर, जो स्टैंडर्ड है रिस्क मैनेजमेंट का। हाँ हाँ उससे आगे शायद आपने डिफरेंट उसको क्लब हाँ, अप किया है शायद। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए फिर हम इसी स्लाइड पे आ जाएंगे। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू रिस्क आ गया। ये मैक्स वाइडमैन, जो मैंने नाम आया ना, मैक्स वाइडमैन की किताब है। जो पहली किताब ओके लिखी गई सर। थी ना स्टैंडर्ड से पहले, जो लिखी गई थी किताब, वो था प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम रिस्क मैनेजमेंट बाय मैक्स वाइडमैन। ओके सर। ये उससे चीजें के अंदर वो थ्रेट को थ्रेट नहीं कहता, रिस्क कहता है। ये उसकी किताब से हैं चीजें। ओके सर। सर ये यहाँ से शुरू हुई आपकी, अभी 420 से आपका शुरू हो गया वो जो नेक्स्ट आप बोल रहे हैं ना, एग्जैक्टली अनसर्टेनिटी, एग्जैक्टली, थ्रेट, रिस्क। बिल्कुल। तो अभी आधा मटेरियल बाकी है हमारा। अच्छा, इसके ये जो जी सर। कॉन्सेप्ट था ना इंटीग्रेशन वाला, ये मैक्स वाइडमैन का कॉन्सेप्ट था। ये बीच में प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, ओके सर। ये अभी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड शुरू हो गया है। जी सर। ये जो है रिस्क मैनेजमेंट, ये सक्सेस फैक्टर्स के ऊपर आ गया। जो हमने पहले पढ़े हैं, ये सक्सेस फैक्टर इन्होंने लिए जी हैं सर। रिस्क मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का जो स्टैंडर्ड था उससे लिए। ओके सर। और ये जनाब पहले आ गया प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स आ गए। यहाँ थोड़ी ज्यादा तफसील में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी इंटीग्रेशन, ये देखा आपने, नजर आ रहा जी है? सर। ये इंटीग्रेशन है। जी जी। और ये मैक्स वाइडमैन ने उस वक्त दे दी थी इंटीग्रेशन हमें। किधर गया यार? नॉलेज एरिया के साथ इंटीग्रेट है सर। हाँ, जी सर। वो पता नहीं इधर उधर हो गया मुझसे स्लाइड की। नो इश्यू यार, सर। कहने का मतलब है कि आई हैव आप गॉट अबाउट 800 स्लाइड्स ऑन दिस। तो ये हम चलते रहेंगे जब तक इसका तिया पांचा नहीं करते थे पूरी तरह से। अंडरस्टूड सर। जो आपने स्टैंड उस दिन हमें दिए थे, जो स्टैंडर्ड था उसमें सिर्फ उनके नाम लिखे हुए हैं, देखिए, कि हाँ इंटीग्रेशन के सिर्फ जस्ट। जी जी। हाँ, ओके। आप ये देखेंगे वही जो मैंने आपको मटेरियल दिया हुआ, उसमें सब कुछ है। ये सेकंड हाँ जब बिल्कुल। दरमियान वाली प्रेजेंटेशन है, हमने वो खोली हुई थी। अगर आप आखिरी वाली प्रेजेंटेशन खोल लें तो वो ये है। हाँ जी सर, वो 37 MB की कुछ है शायद, या हाँ, 23 MB की है वो शायद। ये पूरी 800 स्लाइड है। और इसके अलावा फिर वो आप अभी जी सर। अगर आप देखें तो वो भी है इसके अंदर। सॉरी, किधर गया? क्वेश्चन देखें आप, PRMP के क्वेश्चन जो हैं, वो मैंने ये जो रीटा मलकेही के जितने क्वेश्चन है ना सारे, जी जी। वो सारे के सारे क्वेश्चन उतारे हुए। ओके सर। जेपीटी ये रिस्क के 170 क्वेश्चन। जी जी। 170 नहीं है भाई, 625 सवाल है। आगे। ओके सर, वो आपके शायद मेरे ख्याल में उसमें, क्योंकि मेरे पास जो आपने शेयर हमें किया सर, पहले 170 सेट है, फिर स्टैंडर्ड दिया हुआ है, फिर लास्ट वो बुक है, और फिर आपके वो क्वेश्चंस भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जेपीजीज है ना, जेपीजीज है। जेपीजी इमेजेस जी में जी सर। 125 सवाल है। ओके सर। ठीक है ना? वो जो 170 जी जी क्वेश्चन सर। का तो एक सेट है ना, फिर हाँ रीटा जी के जी सर। क्वेश्चन जी है, सर। इस तरह काफी कुछ है। काफी इतने क्वेश्चन है कि आपको जी बहुत कन्वीनियंटली आप इसको हैंडल कर लेंगे।
अच्छा, इंशाल्लाह सर। इसके बाद आरएमपी के मटेरियल में वी हैव गॉट टूल्स अलग से हैं। ये आप इन चीजों से बहुत फायदा हो रहा है। जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने ये बहुत सा मटेरियल इधर उधर से लिया था कि मतलब ये ओके वो सर। कुछ टॉपिक ऐसे थे कि यार रिस्क की कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, रिस्क की गवर्नेंस कैसे होती है, इस तरह की चीजें जो थी इनको मैंने फिर अलग से इनका मटेरियल इकट्ठा किया था। ये रिस्क अंडरस्टूड सर। से रिलेटेड है कुछ मटेरियल, कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड है। और एक अभी आप अगर पीएमआई के मेंबर हैं ना, तो आप पीएमआई जी की सर। वेबसाइट पे जाएं और उसमें उसमें लर्निंग जो तीसरे नंबर पे टॉप से पुल डाउन मिलो आता है, उसमें जाएं और उसमें पेज डाउन करके सबसे आखिरी ऑप्शन है गालिबन लॉन्च और न्यू प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ नाम है उसका। उस पे क्लिक करें। ओके सर। उस पे क्लिक करें तो उसमें फिर वो जो वाटरफॉल और वो सब आ जाता है। वो आपको बताया था ना मैंने, किक ऑफ वाटरफॉल, किक ऑफ एजाइल बताया था ना। जी जी जी। उसी के अंदर आपको ये स्केड्यूल प्लस मिलेगा। स्केड्यूल प्लस नहीं, सॉरी, स्टैंडर्ड प्लस, स्टैंडर्ड प्लस। ओके। ओके सर। स्टैंडर्ड प्लस पे आप क्लिक करें, वहां पे इतने जबरदस्त आर्टिकल्स हैं, उसमें से आप रिस्क वाले आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दें। ओके सर। और उसमें वो बकायदा लिंक करके बताता है कि मतलब स्टैंडर्ड जितने भी है ना उनके साथ रेफरेंस मिलाता है उसका। हर आर्टिकल के ओके नीचे सर। लिखा हुआ है कि इसके अंदर जनाब रिस्क है तो रिस्क की कौन सी प्रोसेस के साथ इसका लिंक बनता है, वहां पे आपको ले जाता है, वो पेज दिखाता है रिस्क का, किताब में से, स्टैंडर्ड में से। तो वो काफी ओके बेहतर है। सर। उसमें आप सर्च भी कर सकते हैं कि मुझे रिस्क कम्युनिकेशन के ऊपर चीजें दिखाओ, तो जितने ओके सर। आर्टिकल रिस्क कम्युनिकेशन के ऊपर होते हैं वो सब आपको दिखाएगा। ओके सर। तो यार ये तो अपने 10-15 मिनट बातें कर ली है लेकिन वो नहीं आए। चले, मैसेज मैंने इमरान भाई ने नो, ठीक है सर। तो सर मैं यही बैठा हुआ सुन रहा था। हाँ, हम क्लोज कर रहे थे। हमने ये कहा कि जो अपेंडिक्स है वो हम कल शुरू करेंगे। अपेंडिक्स 5 और 6 है। और ये ठीक है। एक प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है जो मैंने आपको लिंक भेजा था। 3 प्रेजेंटेशन पड़ी है ना उसमें, मेन फोल्डर के अंदर रूट पे। जी सर। उसमें आखिरी प्रेजेंटेशन है ये 800 कोई 40 स्लाइड्स की। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे यही वाला लेक्चर जो हम कल कंटिन्यू कर रहे थे, वो उसके अंदर भी पूरा है, लेकिन इसमें फिर और भी बहुत सारा मटेरियल है। तो टोटल 840 स्लाइड्स है। तो आधा तकरीबन हमने कर लिया है और बाकी अब इधर से करेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। तो फिर कल तक के लिए खुदा हाफिज। सर मेरे पास कल यहाँ पे जो है वो शाम में 419 रहेगी वाली ना। सर एक शो हुई है। यार वो नजर नहीं आ रही सर। यार इसका नाम है उसी प्रोजेक्ट, अच्छा फाइल्स में जाना पड़ेगा, ठीक है सर। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट 6th एंड 3rd एडिशन पीपीटीएक्स। ओके सर, ठीक है सर। आप जो कुछ भी है ये सब मैं चेक कुछ। कर मतलब लूंगा सर वहाँ 490 पे, स्लाइड है उसको सर। बाद में। हाँ, 490 नहीं है, 840 है इसमें। क्योंकि बाकी जो मैंने खोली है उसमें दो में 75 स्लाइड्स है, लास्ट एक में 419 है और एक में 170 क्वेश्चंस है। और क्योंकि हमें 800 वाली स्लाइड उसमें नहीं मिली सर, वो होल्ड 5-6 जो शेयर्स हुए हैं। होल्ड ऑन। जो आपका फोल्डर, आप उसके फोल्डर के अंदर क्यों जा रहे हैं? फोल्डरों के अंदर अच्छा नहीं, बाहर। बाहर ही रहे। बाहर 3 प्रेजेंटेशन पड़ी हुई ओके है, सर, नजर आ रही है? जस्ट आई विल चेक नाउ। जी, एक 568 है और एक 490 है। हाँ, 3 है ना? जी सर। हाँ, 3 है। इनमें से जो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट 6th एंड 3rd एडिशन ऐसे नाम है, ये वाला है जो हम हाँ जी अभी। सर है, 7 मई 2019 की है सर। जनाब इसको इसको आप गॉट इट जी। तो इंशाल्लाह जो कुछ हमने जी अभी सर। तक पढ़ा है ये इन्हांस होगा। और ये अभी इमरान ने तो मेरे से स्क्रम भी पढ़ा हुआ है, तो इन्हें इसका अंदाजा है कि किस तरह हम एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं, फिर मजीद डिस्क्राइब करते हैं, फिर मजीद करते हैं, और इस तरह करते करते उसकी पूरी डेप्थ तक पहुंच जाते हैं। तो इंशाल्लाह इधर भी ऐसे ही होगा।
इंशाल्लाह सर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो नाइट एट 9 PM। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह सर। सर नेक्स्ट अगर फ्राइडे को क्लास रहेगी तो फिर हम दिन की ही कर लेंगे, 1 से 4 अगर रहेगी तो। फ्राइडे सैटरडे 2 से 5 कर लें। हाँ जी, सेम सेम। ठीक है, एग्रीड, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ओके जी, टेक केयर, हाफिज। ओके सर, थैंक यू।